पे अंडरवर्ल्ड का एक बदबूदार हारा हुआ व्यक्ति है जो अपनी बहन की रक्षा नहीं कर सका जब उसे उसकी आंखों के ठीक सामने मार दिया गया था। पछतावे के साथ मरने के बाद वह एक भूत में बदल जाता है जो मानव दुनिया से आत्माओं को इकट्ठा करता है। लेकिन एक छोटी सी गलती उसे अब तक का सबसे शक्तिशाली भूत बना देती है और अब वह उस दुनिया से बदला लेना चाहता है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। हालांकि इनमें से किसी से भी पहले दुनिया को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जिन्हें स्वर्ग, नश्वर क्षेत्र और अंडरवर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। दुनिया में जीवित प्राणियों का निर्माण आत्माओं द्वारा किया गया है और इन क्षेत्रों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए आत्माओं को इन क्षेत्रों के बीच प्रसारित होने की आवश्यकता होती है। और जो लोग आत्माओं को इकट्ठा करते हैं उन्हें अंडरवर्ल्ड के काले और सफेद लड़ाकू कहा जाता है। अंडरवर्ल्ड में कहीं अलार्म घड़ी जियोत को ऊपर उठा देती है और उसे एहसास होता है कि उसे काम के लिए देर हो गई है। वह उठता है और अपनी छोटी बहन जियो अबाई को जगाने के लिए उसके पास जाता है और वे जल्दी से अपने मालिक बाओ, जिसे राक्षस भगवान के रूप में भी जाना जाता है, के साथ एक बैठक में भाग लेने के लिए निकल जाते हैं। इस बीच बाओ नाराज है क्योंकि भाई बहन कभी भी समय पर नहीं पहुंचते हैं। लेकिन उसके सचिव जियो शाओमी उसे बताते हैं कि ये भाई बहन विशेष हैं, इसलिए उसे नाराज नहीं होना चाहिए। जैसे ही दोनों मंदिर में आते हैं, माफी मांगना शुरू कर देते हैं, लेकिन शाओमी उन्हें बताता है कि उनका काम मृतकों की 303 आत्माओं को इकट्ठा करना और उन्हें आवंटन के लिए फेंगडू घोस्ट टाउन ले जाना था। हाई को पता चलता है कि वे किसी भी आत्मा को इकट्ठा नहीं कर सके, जिससे बाओ क्रोधित हो जाता है और वह उन्हें एक और मिशन देने से पहले डांटता है और उन्हें अपनी दृष्टि से दूर जाने के लिए कहता है। दोनों तुरंत चल जाते हैं और अंतिम क्षण में एक बोर्डिंग जहाज पर पहुंचते हैं जहां बाई एक खौफनाक आदमी लेई से टकराती है। लेकिन इससे पहले कि वह उन्हें चोट पहुंचाता, लू शू उसके पास आता है और उसे अनदेखा करने के लिए कहता है क्योंकि वे सिर्फ बच्चे हैं। बाई का कहना है कि यह जोड़ी सबसे अच्छे काले और सफेद लड़ाके हैं, लेकिन हाई का कहना है कि एक दिन वे सबसे अच्छे लड़ाके बनेंगे। इंसानों की दुनिया में एक बच्चा कुछ ठगों को ऐसे पीटता है जैसे वे कुछ हैं ही नहीं। तभी अचानक भाई बहन सामने आते हैं और पहचानते हैं कि इस बच्चे पर किसी बुरी आत्मा का साया है, इसलिए वे उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। अप्रत्याशित रूप से उनके प्रयास निरर्थक साबित होते हैं, इसलिए वे भागने का फैसला करते हैं। लेकिन बुरी आत्मा बच्चे के शरीर को छोड़ देती है और एक इमारत की छत तक उनका पीछा करती है और एक शक्तिशाली प्रहार से उन्हें नीचे गिरा देती है। बुरी आत्मा पूरी शक्ति के साथ हाई पर हमला करती है, लेकिन लू शू कहीं से प्रकट होती है और उसे एक पल में नीचे ले जाती है, जिसके बाद वह बुरी आत्मा को इकट्ठा करती है और बिना कुछ कहे चली जाती है। समुद्र की गहराई में अंडरवर्ल्ड टीम को पता चलता है कि दुनिया के बीच की सील कमजोर हो रही है और लेफ्टिनेंट व्हाइट ड्रैगन को सूचित करती है कि इससे भटकती आत्माएं नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। इसलिए व्हाइट ड्रैगन उन्हें सहायक मशीनों की शक्ति बढ़ाने का आदेश देता है। मंदिर में भाई बहनों को अपना मिशन पूरा न करने के लिए बाओ द्वारा डांटा जाता है। तभी अचानक भूत राजा झांग क्यूई मंदिर में प्रवेश करता है और बाओ को बताता है कि उसे बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा गया था। बाओ अपने सचिव से भाई बहनों को एक मिशन सौंपने और उन्हें अभी के लिए छोड़ने के लिए कहने से पहले तुरंत उसे जिम्मेदारी लेने की अनुमति देता है। बाद में झांग ने बाओ को सील के कमजोर होने के बारे में सूचित किया, इसलिए बाओ ने उससे विवरण साझा करने के लिए कहा। इस बीच दोनों एक हास्य कलाकार की आत्मा लेने के लिए उसके तहखाने में जाते हैं, लेकिन उसकी क्रश जिया दरवाजा खटखटाती है, इसलिए वे उसके जाने तक वहीं रुकने का फैसला करते हैं। वे कुछ प्रकाशकों द्वारा ध्यान आकर्षित करने के लिए हास्य कलाकार के दैनिक संघर्ष पर लड़की की सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां सुनते हैं। लड़के ने उसे बताया कि आज उसकी एक प्रकाशक के साथ अपॉइंटमेंट है, जिससे वो खुश हो जाती है और जाने से पहले उसे नाश्ता देती है। बायनेस ने हाई से लड़के को अकेला छोड़ने के लिए कहा, लेकिन हाई का कहना है कि यह उनकी नौकरी बनाए रखने का आखिरी मौका हो सकता है। उनका कहना है कि लड़का चित्र बनाने के लिए पेंसिल का उपयोग कर रहा है, जिसका अर्थ है कि पास में कोई तेज चाकू होगा जिसका उपयोग लड़के के जीवन को समाप्त करने के लिए किया जाएगा। तभी पेंसिल का शीशा टूट जाता है और हाई अपने मिशन को पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन लड़का एक प्यारा सा शार्पनर निकाल लेता है,
जिससे वे आश्चर्यचकित रह जाते हैं। हाई का कहना है कि उन्हें लड़के के सिर पर प्रहार करने के लिए एक फूलदान की जरूरत है ताकि इसे एक दुर्घटना की तरह दिखाया जा सके और उसकी आत्मा को ले जाया जा सके, जिसके बाद दोनों उसके तहखाने के पास फूलदान की तलाश में निकल जाते हैं। हालांकि अपना सर्वश्रेष्ठ देने के बावजूद यह जोड़ी कोई फूलदान ढूंढने में विफल रहती है। हाई घबरा जाते हैं और कहते हैं कि अगर वे लड़के की आत्मा नहीं लेते हैं तो वेव उन्हें दंडित करेंगे। जब अचानक वे लड़के को अपनी नियुक्ति के लिए टैक्सी में जाते हुए देखते हैं। दोनों लड़के का पीछा करते हुए प्रकाशक के कार्यालय तक जाते हैं, जहां हाई खुद को एक इंसान के रूप में प्रच्छन्न करके लड़के से टकराता है और गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है और कहता है कि उसने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। लड़के को उसके लिए खेद महसूस होता सा और वह उसे दूध सिक्के देता है, लेकिन हाई क्रोधित हो जाता है। इसलिए लड़का उसे जिया द्वारा उसके लिए बनाया गया नाश्ता देता है। उसी समय बाई भी घटनास्थल पर आती है और उन्होंने देखा कि हास्य कलाकार पहले ही जा चुका है। कार्यालय के अंदर प्रकाशक लड़के से कहता है कि उसकी कॉमिक उबाऊ है और उसे खुद को मार देना चाहिए। इसलिए लड़का छोड़ने का फैसला करता है और यह पता चला है कि हाई प्रकाशक को गुमराह करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग कर रहा था। लड़का छत पर जाता है और सोचता है कि उसने बड़े शहर में आने के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। तभी वह एक आदमी को जिया के करीब आते हुए देखता है, जिससे वह और भी उदास हो जाता है। हालांकि यह की एक और चाल होती है। बाई हाई को लड़के को छोड़ने के लिए कहती है, तभी अचानक लड़का छत से कूद जाता है। हाई लड़के को बचाने के लिए बाई को कहने से पहले जिया द्वारा लड़के के लिए बनाए गए नाश्ते को देखती रहती है। दोनों समय पर लड़के को बचाने में कामयाब हो जाते हैं और हर कोई उसके आसपास इकट्ठा हो जाता है और यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है कि उसे एक खरोंच तक नहीं आई है। लड़का यह भी जानने की कोशिश करता है कि वह कैसे बच गया, जब अचानक प्रकाशक उस पास आता है और कहता है कि वह सबसे अच्छा हास्य कलाकार है और वह निश्चित रूप से एक बड़ा भाग्य बनाएगा। वह उससे अपनी कंपनी के साथ एक औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए कहती है और लड़का खुश हो जाता है। लेकिन हाई और बाई यह सोचकर रोने लगते हैं कि मिशन पूरा नहीं करने के कारण उन्हें निकाल दिया जाएगा। इसके विपरीत व्हाइट ड्रैगन ने झांग को सूचित किया कि सील की दरार बढ़ रही है, जिसका मतलब है कि उनके पास केवल 3 दिन हैं। झोंग जवाब देता है कि वह 3 दिनों के भीतर अन्य सेनानियों के साथ वहां पहुंच जाएगा। लेकिन जब कॉल समाप्त होती है तो एक अधीनस्थ उसे सूचित करता है कि विपरीत दिशा से अविश्वसनीय बल के कारण वे इसे 3 दिनों तक रोक नहीं पाएंगे। अंडरवर्ल्ड के प्रशिक्षण मैदान में लेई सबसे कठिन स्तर के रोबोट से लड़कर खुद को प्रशिक्षित करता है और उसे हराने के बाद वह देखता है कि लूशु उसे देख रहा है। लेई ने लूशु से सुस्ती बंद करने और प्रशिक्षण शुरू करने के लिए कहा, लेकिन उसने प्रदर्शित किया कि वह बिना किसी कारण के सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू नहीं है। लेई ने उसे सूचित किया कि सभी सेनानियों को ग्रेट सील से जेज जुड़ी एक सभा के लिए आदेश दिया गया है। तभी अचानक एक नौकर उन दोनों के पास आता है और उन्हें सूचित करता है कि बाओ ने उन्हें तुरंत माउंट व्हाइट के लिए रवाना होने का आदेश दिया है, क्योंकि हाई वहां एक मिशन को अंजाम देते समय खो गया था। दूसरी ओर हाई जागता है और खुद को एक अजीब जगह के बीच में पाता है। उसे याद है कि सियोभानी ने उसे एक पुराने टाइमर को माउंट व्हाइट की तह तक ले जाने का महत्वपूर्ण मिशन सौंपा था। उनकी यात्रा के दौरान एक राक्षस ने उनके जहाज पर हमला किया और वह इस अजीब जगह पर पहुंच गया, जिसके बारे में उनका मानना है कि यह राक्षस का पेट हो सकता है। इस बीच बाई झांग को समझाती है कि वे सिर्फ बूढ़ के व्यक्ति की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहते थे, लेकिन झांग उसे उनके कार्यों के लिए डांटता है। जैसे ही झांग चला गया, व्हाइट ड्रैगन ने बाई को यह कहकर सांत्वना दी कि झांग कुछ पता लगाएगा। इसके विपरीत हाई बाई को कुछ दूरी पर खड़ा देखता है, इसलिए वह उसकी ओर दौड़ता है और उसे एहसास होता है कि वह सिर्फ मतिभ्रम कर रहा था। लड़ाकू जहाज पर वापस व्हाइट ड्रैगन ने बाई को बताया कि झांग ने नौसंटू दुष्ट भूतों को सील कर दिया है और जिस राक्षस ने उनके जहाज पर हमला किया था वह उन राक्षसों में से एक की आत्मा हो सकती है जो दरार से बाहर निकल गए थे। तब पायलट ने झांग को सूचित किया कि सील टूट गई है और उनके सभी सिस्टम ध्वस्त हो गए हैं, जिससे वह चिंतित हो गया।
अजीब भूमि पर वापस हाई एक काले और सफेद सेनानी होने के बावजूद अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाने के लिए खुद को दोषी मानता है। वह रेगिस्तान में एक विशाल मूर्ति देखता है और उसकी ओर दौड़ता है। मूर्ति के पास पहुंचने पर वह फिर से उदास हो जाता है, लेकिन अचानक एक आदमी मूर्ति के सिर पर आकर कहता है कि हाई बिना वजह उदास हो रहा है, क्योंकि वह 1000 साल से यहां फंसा हुआ है। इस बीच भूत टूटी सील से बाहर आने लगते हैं, इसलिए झांग व्हाइट ड्रैगन और बाई को बताता है कि इन भूतों ने नश्वर क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया है और उन्हें सील करने में उसे काफी मेहनत करनी पड़ी। वो व्हाइट ड्रैगन से राक्षसों का पीछा करने के लिए सेनानियों को भेजने के लिए कहता है। जैसे ही लड़ाके चले जाते हैं, राक्षस संख्या सन्नी उनके जहाज के सामने आ जाता है और वे आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इस बीच हाई उस खौफनाक आदमी पर चिल्लाता है कि वह अपने घर वापस जाएगा है, लेकिन वह आदमी मुस्कुरान है और उसका स्वागत करते हुए कहता है कि वह वास्तव में कई सालों के बाद अपने असली घर में वापस आया है। हाई भ्रमित हो जाता है, इसलिए वह आदमी उसे उससे कहता है कि शायद वह अपनी याददाश्त खो चुका है। वह आदमी हाई को जंजीरों से बांधता है और उसे बताता है कि यह वह जगह है जहां भटकती आत्माओं को 1000 साल से रखा गया है और हाई उनमें से एक है। जहाज पर वापस 97 कहता है कि उसने जेल में कई भूतों को खाया है और अब वह बदला लेने जा रहा है। जैसे ही 97 ने झांग पर हमला किया, हर किसी ने अपनी पैंट में पेशाब कर दिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से झांग ने उस पर थूक दिया, जिससे वह पूरी तरह से नष्ट हो गया और हर कोई हैरान रह गया। इसके बाद झोंग ने व्हाइट ड्रैगन से कहा कि वह अपने आदमियों को जिनको तोप तैयार करने के लिए कहे, लेकिन व्हाइट ड्रैगन का कहना है कि जिनको तोप बहुत शक्तिशाली है। झोंग का कहना है कि इससे पहले कि अराजकता और फैले, उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, और व्हाइट ड्रैगन समझ जाता है कि झोंग हाई के बारे में बात कर रहा है। दूसरी ओर हाई का कहना है कि वह कभी भी बुरे भूतों में से एक नहीं हो सकता, क्योंकि वह काले और सफेद लड़ाकू है। वह आगे कहता है कि चूंकि वह आदमी एक भटकती हुई आत्मा है, इसलिए वह कोई दया नहीं खाएगा। हाई अपनी तलवार बुलाता है और एक पल में जंजीरों को काट देता है, लेकिन वह देखता है कि वह आदमी अन्य भूतों को अवशोषित कर रहा है, जिससे उसे आश्चर्य होता है, क्योंकि उसका मानना था कि केवल आत्मा खाने वाले ही ऐसा कर सकते हैं। इसके साथ ही शख्स पलट जाता है और दोहराता है कि हाई उनमें से एक है। इसके विपरीत झांग व्हाइट ड्रैगन से कहता है कि वो हाई को बचाने जा रहा है, क्योंकि वो अकेले स्थिति को नहीं संभाल सकता। व्हाइट ड्रैगन का कहना है कि यह बहुत खतरनाक है, क्योंकि जिंकगो तोप हाई और झांग को मार डालेगी। बाई कहती है कि वह भी झांग के साथ जाना चाहती है, लेकिन झांग के हाव भाव बदल जाते हैं और वह उग्र हो जाता है। तभी लूशु भी घटनास्थल पर पहुंचता है और झांग पर ड्रिंक कैन फेंक देता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह वापस सामान्य हो जाता है। वह उसे सूचित करती है कि उसे वहां भेजा है, इसलिए झांग लूशु को बाई की देखभाल करने के लिए कहता है और व्हाइट ड्रैगन से जिनको तोप को फायर करने और सील को नष्ट करने के लिए कहता है, यदि वह 1 घंटे में वापस नहीं आता है। इस बीच जैसे ही हाई उस आदमी को परछाइयों में डूबते हुए देखता है, उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, इसलिए वह अपनी तलवार घुमाता है और एक भूत को काट देता है, जिसके परिणाम स्वरूप उस आदमी की सराहना मिलती है। फिर वह हाई पर आत्माओं से हमला करता है और हाई अपनी तलवार से सभी हमलों को विफल करने की कोशिश करता है। वह आदमी उसे बताता है कि उसने भूतों की महान सील तोड़ दी है और अब वे मानव दुनिया में जाने वाले हैं। फिर वह एक शक्तिशाली आत्मा से हाई का गला घोंट देता है, लेकिन वह उसे निगलने से रोकने में सफल हो जाता है। हालांकि आत्मा अचानक उसे मुक्त कर देती है और उसके हाथ के माध्यम से हाई में प्रवेश करना शुरू कर देती है, जिससे उसे असहनीय दर्द होता है। हाई अपने घुटनों पर गिर जाता है और अनगिनत आत्माएं उसके शरीर में प्रवेश करने लगती हैं। इसलिए आदमी उससे कहता है कि वह जितनी अधिक आत्माओं को अवशोषित करेगा, वह उतना ही मजबूत हो जाएगा और अंततः वह उस आदमी का भोजन बन जाएगा। इसके साथ ही एक जोरदार विस्फोट से पूरा इलाका ढक जाता है और वह व्यक्ति सदमे की स्थिति में आ जाता है। जैसे ही धूल जमती है, आदमी हाई को अपनी ओर आते हुए देखता है, लेकिन वह देखता है कि हाई की आभा में कुछ बदल गया है। हाई लीन आत्माओं की मदद से एक शक्तिशाली प्राणी में बदल जाता है और कहता है कि वह आदमी को निगल जाएगा।
इस बीच जोंग यह सोचकर टूटी हुई सील की ओर बढ़ता है कि इससे पहले कि जिंगोतोप सब कुछ नष्ट कर दे, उसे हाई को बचाना होगा। लेकिन जैसे ही वह टूटी हुई सील के पास पहुंचता है, 3 आत्माएं उसका स्वागत करती हैं जो उससे बदला लेना चाहती हैं। तीनों को लगता है कि हाई की विशाल आभा सील से बाहर आ रही है, जिससे वे खुश हैं, और वे कहते हैं कि अब वे एकता के साथ अंडरवर्ल्ड को खत्म करने जा रहे हैं। हालांकि झांग उनसे सहमत नहीं है और उन पर एक शक्तिशाली हमला करता है। जहाज पर वापस अंडरवर्ल्ड टीम को सील से निकलने वाली अजीब शक्ति का भी पता चलता है, जिसके कारण उनका सिस्टम टूट जाता है। बाई पूछती है कि क्या हो रहा है। लूसू को केवल तभी पता चला कि वहां कुछ हुआ होगा, और उसने यह भी खुलासा किया कि हाई महान सील का 100वां भूत है। भूत भूमि में आदमी हाई पर हमला करता है, लेकिन वह उसे आसानी से रोक देता है और एक ढीठ चूहे की तरह उसे पीटना शुरू कर देता है। हाई को याद आता है कि वह आदमी सैंसांग वुजाई है, इसलिए सैंसांग खुश हो जाता है और कहता है कि वह अब अच्छा दिख रहा है। हालांकि जब सैंसांग रूपांतरित होने से पहले हाई के लुक के बारे में मजाक करने की कोशिश करता है, तो हाई अंतिम झटका देता है और जोंग भी पुष्टि करता है कि हाई ने आखिरकार अपनी भूत आत्मा को मुक्त कर दिया है। तीनों का कहना है कि उन्होंने जोंग बनने के लिए 1000 साल तक इंतजार किया, लेकिन जोंग का कहना है कि वे अभी भी उसके लिए कूड़ादान हैं। वह आगे कहता है कि उसने बिना पसीना बहाए सटाया लोगों को मार डाला, लेकिन भूतों का कहना है कि वे 97 जैसे कमजोर नहीं हैं, क्योंकि वे 1000 साल तक प्रशिक्षण लेते रहे। जियांग मुस्कुराता है और अपनी तलवार बुलाने के लिए अपनी भूत आत्मा का उपयोग करता है। वह तेजी से आगे बढ़ता है और हाई को बचाने के लिए निकलने से पहले एक एक पल में उन्हें एक एक करके नीचे गिरा देता है। इस बीच सैंसांग उठता है और अपने ब्लेड को भी बुला लेता है। वह हाई को अपने जिनजुत्सु के नीचे रखने के लिए अपना ब्लेड घुमाता है और हाई को अवशोषित करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करता है। हालांकि हाई को अपने पिछले मानव जीवन के अजीब फ्लैशबैक का अनुभव होता है, जहां वह एक राज्य का राजकुमार था। वह अपने पिता, माँ और हुआन नाम की एक छोटी बहन को देखता है। वह अचानक उठता है और सैंसांग के जाल से बाहर निकलने का फैसला करता है, लेकिन कोशिश करने के बावजूद वह मुक्त होने में असफल रहता है और सैंसांग से उसे अपने जाल में और भी गहरे फंसाता रहता है। जहाज पर व्हाइट ड्रैगन को सूचित किया जाता है कि उनके सिस्टम बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, लेकिन वे किसी तरह एक निश्चित क्षेत्र की निगरानी करने में कामयाब होते हैं। व्हाइट ड्रैगन अपने आदमियों से उसे दिखाने के लिए कहता है कि युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है। जैसे ही सिग्नल ठीक होते हैं, वे देखते हैं कि सैंसांग हाई को निगलने वाला है। तभी अचानक झांग भी घटनास्थल पर पहुंच जाता है। हालांकि झांग ने नोटिस किया कि उसे देर हो गई है, क्योंकि हाई कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। झांग ने सैंसांग से पूछा कि उसने हाई के साथ क्या किया, तो सैंसांग ने खुलासा किया कि उसने उसे खा लिया है। झांग क्रोधित हो जाता है और सैंसांग में कुछ प्रभाव डालने के लिए अपनी तलवार बुलाता है। वह अपनी तलवार से हमला करता है, लेकिन सैंसांग आसानी से उसे रोक देता है, जिससे सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। व्हाइट ड्रैगन अपने अधीनस्थ से कहता है कि वह बाई को यह न बताए कि उसके भाई के साथ क्या हुआ है, लेकिन जब वह मुड़ता है तो उसे बाई और लूशु खड़े दिखाई देते हैं। वह बाई को सांत्वना देने की कोशिश करता है, लेकिन वह कुछ भी समझ पाने में असमर्थ होती है। दूसरी ओर सैंसांग एक बच्चे पर क्रोधित होने के लिए झांग का मजाक उड़ाता रहता है, जो एक राक्षस के अलावा और कुछ नहीं था। झांग गुस्से में अपनी अंतिम तकनीक का उपयोग करता है, जिसके कारण भूमि आग के सागर में बदल जाती है। इस बीच हाई को एक बार फिर अपने मानव जीवन के फ्लैशबैक दिखाई देते हैं, जहां वह पहली बार अपनी बहन से मिलता है। अचानक एक नौकरानी आती है और उसकी मां को बताती है कि उनके राज्य के लोगों का मानना है कि उसकी बेटी में एक लोमड़ी की आत्मा रहती है। यही कारण है कि वे राजा से बच्ची को मारने की मांग कर रहे हैं। हालांकि हाई ने अपनी मां से वादा किया कि वह हमेशा अपनी बहन का ख्याल रखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके साथ हाई अपनी आंखें खोलता है और खुद को अपने सिर के ऊपर स्पॉटलाइट के साथ शून्य में खड़ा पाता है। वह दूर खड़े अपने भूत संस्करण को देखता है, एक बार फिर से कैद होने पर निराश हो रहा है। हाई अपनी तलवार उठाता है, लेकिन दुष्ट भूत उसे इसे नीचे रखने और सोचने के लिए कहता है कि वह वास्तव में कौन है। हाई खुद को अंडरवर्ल्ड के काले और सफेद लड़ाकू के रूप में पेश करता है, इसलिए दुष्ट भूत उसे खुद का मानवीय संस्करण दिखाता है।
इसके साथ हाई को अपने अंडरवर्ल्ड जीवन का फ्लैशबैक दिखाई देता है, जहां बाई उससे पूछती है कि इंसान मरने के बाद भूत बन जाते हैं, लेकिन भूतों का क्या होता है। हाई जवाब देता है कि जोंग ने उसे बताया कि भूत शून्य में चले जाते हैं, लेकिन फिर बाई ने उससे पूछा कि शून्य का क्या मतलब है। अचानक हाई ने अपनी आंखें खोली और सोचा कि शायद यही वह शून्यता है जिसका जिक्र झांग कर रहा था। फिर हाई को अपने मानव जीवन का एक और फ्लैशबैक दिखाई देता है, जहां वह अपने गुरु से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। हाई की मां की नौकरानी और हुआन भी उसकी जांच करने के लिए वहां पहुंचते हैं, और उसका मालिक नौकरानी को बताता है कि शाही दरबार में चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। इसके बाद युद्धों, प्राकृतिक आपदाओं और अराजकता के कारण उनके देश में सब कुछ पागल हो जाता है, जो उनके देश को पतन की ओर ले जाता है। अंततः गार्डो को ह्यूएन की जान लेने का आदेश दिया जाता है। इसलिए रानी अपने बच्चों के साथ भागने का फैसला करती है, लेकिन जब वे भागने वाले होते हैं, हुआन लड़खड़ा जाती है और गिर जाती है। गार्ड उसकी आवाज सुनते हैं और उनकी ओर दौड़ने लगते हैं। इसलिए हाई की महाई को अपनी छोटी बहन की देखभाल करने और मदद के लिए जनरल जू से मिलने के लिए कहती है। इसके साथ गुप्त मार्ग बंद हो जाता है और उनकी मां बच्चों को अंतिम अलविदा कहती है। अंडर वर्ल्ड में वापस व्हाइट ड्रैगन लू शू से कहता है कि उन्हें जिंगो तोप लॉन्च करने के लिए कुछ समय चाहिए, लेकिन वह नहीं जानता कि झांग कब वापस आएगा। लू शू जवाब देता है कि झांग एक सख्त आदमी है, इसलिए उसे उसके बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। बाद में लू शू बाई के पास जाती है, जो उससे जिंगो तोप के बारे में पूछती है, तो वह उसे बताती है कि यह अंडरवर्ल्ड का सबसे शक्तिशाली हथियार है। बाई पूछती है कि क्या यह सभी भूतों को मार सकता है, जिससे लू शू कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। लू शू का कहना है कि हाई ने एक बार मानव जगत में कई लोगों की जान ले ली थी, लेकिन वे उसे नष्ट करने में असफल रहे, इसलिए उन्होंने उसकी याददाश्त मिटाकर उसे सील में कैद कर दिया। इससे बाई और भी दुखी हो जाती है और वह कहती है कि अब वह समझती है कि उनका खून का रिश्ता नहीं है और हाई एक दुष्ट भूत है, जबकि उसके चेहरे से आंसू बहने लगते हैं। दृश्य हाई के पिछले जीवन के एक और फ्लैशबैक में वापस चला जाता है, जहां वह ह्यून के पास जाकर उसे बताता है कि वह जनरल जू को लाया है, जो उसकी मदद करने जा रहा है। ह्यून हाई से कहता है कि उन्हें तुरंत भाग जाना चाहिए, लेकिन हाई का कहना है कि जू उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जू भाई बहनों के पास जाती है और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहते हैं, जिससे ह्यूएन क्रोधित हो जाती है। इसलिए वह हेक को कराटे चॉप से बेहोश कर देती है और उन्हें वहां से भागने के लिए अपनी लोमड़ी की आत्मा की शक्ति का प्रयोग करती है। कुछ महीनों के बाद हाय हुआन के लिए एक रोटी लाती है, लेकिन वह अपने खिलौने का उपयोग यह कहने के लिए करती है कि वह एक महीने से वही चीज खा रही है और उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। हाई फिर उसे एक फूल जैसा खिलौना दिखाती है, लेकिन वह फिर से अपने खिलौने का उपयोग यह कहने के लिए करती है कि यह बचकाना है और वह इसे नहीं चाहती, इसलिए हाई उसे फेंक देती है। हुआन फिर कहता है कि शायद अच्छा सामरी उन्हें कुछ उपहार दे सकता है, इसलिए हाई खाना लाने के लिए तुरंत निकल जाता है, लेकिन अचानक वह उसे रोकती है और कहती है कि उसे वह खिलौना पसंद है जो वह लाया है। जैसे ही हाई घर से बाहर निकलती है, शाओमी कराटे चॉप से हुआन को नीचे गिर देती है और संयोग से लू शू और उसके वरिष्ठ झाओ भी शाओमी को अंडरवर्ल्ड में आमंत्रित करने के लिए वहां पहुंचते हैं। भोजन लेकर घर जाते समय हाई ने लोगों को पिछले राजवंश की राजकुमारी की फांसी के बारे में बात करते हुए सुना, इसलिए वह खाना फेंक देता है और फांसी स्थल की ओर भाग जाता है। वह मनोरंजन के लिए वहां भारी भीड़ को खड़ा देखता है, इसलिए वह उन्हें अपने पास से रास्ता देने के लिए धक्का देता है। अंत तक पहुंचने पर हाई अपनी बहन को उसकी गर्दन और अंगों के चारों ओर रस्सियों से बंधा हुआ देखता है। फू हुआ लोमड़ी की आत्मा की शक्ति का उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन झाओ उसे बताता है कि वह कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी शक्ति सील कर दी गई है। लू शू भी भारी मन से पूरा दृश्य देखती है, लेकिन वह आदेशों का पालन करने का फैसला करती है। फिर दोनों अंडरवर्ल्ड में वापस चले जाते हैं और हाई को अपनी बहन को अपने सामने मरते हुए देखने के बोझ के साथ अकेला छोड़ देते हैं। गार्ड घोड़ों को विपरीत दिशा में दौड़ाने के लिए पीटता है और वे चलने लगते हैं। हाई को ऐसा लगता है जैसे सब कुछ धीमी गति में हो रहा है। वह गार्डों को रोकने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन बच्चा होने के कारण वह चीखने चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर पाता।
लूसू अपने निवास पर लौटता है और हुआन के खिलौने को फर्श पर देखता है, जबकि पूरा शहर उत्साह के साथ निष्पादन का आनंद लेता है। अचानक घोड़े दौड़ने लगते हैं और हाई देखता है कि उसकी बहन को रस्सियों से खींचा जा रहा है और अंततः उसकी गर्दन और अंग अलग हो जाने से उसकी मृत्यु हो जाती है। ह्यून के बाद गार्ड हाई की भी जान ले लेते हैं और अपनी आखिरी सांसें लेते समय उन्हें पछतावा होता है कि वह हुआन की रक्षा करने का वादा नहीं निभा सके। वर्तमान में लई अपने जनरलों से मदद पाने के लिए एक अधीनस्थ के साथ कोर्ट छाइश की ओर जा रहे हैं, क्योंकि वे सबसे अच्छे जनरल हैं। उनके अधीनस्थ पूछते हैं कि क्या कोर्ट 6 उनकी मदद करेगा, तो लई ने उन्हें बताया कि लूशू ने इसे अच्छी तरह से व्यवस्थित किया है। लेकिन अचानक उन्हें एक जनरल याओ रेंजू द्वारा रोक दिया जाता है। याओ का कहना है कि उसे किसी को प्राप्त करने के लिए सूचित नहीं किया गया है और वह तुरंत लई पर अपने ब्लेड से हमला करता है। हालांकि लई अपनी ढाल से हमले को रोकता है और उसका अधीनस्थ याओ को बताता है कि माउंट व्हाइट में एक आपातकालीन स्थिति है, इसलिए उन्हें मिस्टर जू को देखने की जरूरत है। याओ उन्हें जनरल सिकू टोंगरोंग के पास ले जाता है, जो लई को लूसू के साथी के रूप में पहचानता है। सीकू ने लई को वापस लौटने और लूसू को बताने के लिए कहा कि उनका कोर्ट 6 से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। फिर वह लई से कहता है कि वह झांग को वापस आने के लिए कहे, क्योंकि वह धैर्य के साथ उसका स्पष्टीकरण सुनेगा। लेकिन लई उसे अकेले जाकर झांग से बात करने के लिए कहता है। सीकू क्रोधित हो जाता है, लेकिन 2 और जनरल डोंगटिंग और फूफू घटनास्थल पर पहुंचते हैं और उसे बकवास बंद करने के लिए कहते हैं। सिकू का कहना है कि वह बस नियमों का पालन कर रहा है, इसलिए डोंगटिंग ने लई को वापस लौटने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें नियमों का पालन करना होगा। फूफू कहते हैं कि डोंगटिंग उनका संदेश प्रसारित करेगा, इसलिए लई अपना आभार व्यक्त करता है और अपने अधीनस्थ के साथ चला जाता है। दूसरी ओर हाई ने फ्लैशबैक में जो कुछ भी देखा उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और वह कहता है कि वह कोर्ट 5 का काला सेनानी है और उसका पक्ष सफेद सेनानी है। दुष्ट भूत मुस्कुराता है और उसे बताता है कि कोर्ट 5 उसे सिर्फ एक उपकरण की तरह इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हाई का कहना है कि झांग कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। जहाज पर वापस एक अधीनस्थ ने लूशू को सूचित किया कि जिनको तोप फायर करने के लिए तैयार है और भूतों और भटकती आत्माओं के कारण उन्हें लगातार भारी नुकसान हो रहा है। तभी व्हाइट ड्रैगन लूशू के पास आता है और उसे सूचित करता है कि वे झांग तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वह हाई की मौत से प्रभावित हो गया है और थोड़े समय में वापस नहीं आ पाएगा। इस बीच अंततः हाई को समझ में आ जाता है कि उसके फ्लैशबैक वास्तविक थे, लेकिन दुष्ट भूत उसे यह याद दिलाकर उसके घाव पर नमक छिड़कता रहता है कि उसका परिवार कितना दयनीय जीवन जी रहा था। इससे हाई अत्यधिक क्रोधित हो जाता है, इसलिए वह दुष्ट भूत पर मुक्का मारता है। इसके विपरीत सेंसांग और झांग अभी भी भयंकर करीबी लड़ाई में लगे हुए हैं, जब अचानक सील से एक विशाल ऊर्जा लीक हो जाती है जो जहाज पर सभी को डरा देती है। लूशू ने व्हाइट ड्रैगन को लॉन्च के लिए जिंकगो तोप तैयार करने के लिए कहा, जिसके परिणाम स्वरूप बाई को एक और आतंकित हमला हुआ। बाई लूशू से अपने भाई का इंतजार करने के लिए कहती है, लेकिन लूशू कहती है कि 1 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है, इसलिए वे अब और इंतजार नहीं कर सकते। बाई लूशू के करीब जाती है और आंखों में आंसू लेकर अपने भाई की जान की भीख मांगने लगती है। तभी अचानक लूशू उसके चेहरे पर थप्पड़ मार देता है। वह कहती है कि हाई का जीवन भी मूल्यवान है, लेकिन जहाज पर अन्य लोगों का जीवन भी मूल्यवान है। व्हाइट ड्रैगन बाई से माफी मांगता है और कहता है कि उसे आदेशों का पालन करना होगा, जिसके बाद वह अपने अधीनस्थों को हमले के लिए तैयार होने का आदेश देता है। अप्रत्याशित रूप से बाइलू शू के सामने सील से नीचे कूद जाती है, जिससे पूरा दल आश्चर्यचकित रह जाता है। शून्य में वापस हाई खुद को एक नाव में पाता है, जहां उसके मानव जीवन से हर कोई उसे प्रेरित करता है और उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। लेकिन इससे हाई के दिल में नफरत जमा होने में मदद मिलती है और वह दुनिया को खत्म करने का फैसला करता है। इस बीच झांग सेंसांग की बांग को अच्छा नुकसान पहुंचाता है, लेकिन सेंसांग का कहना है कि वह झांग को जल्द ही मौत देने वाला है, जिसके बाद उसके शरीर से बड़ी अशुभ आभा निकलने लगती है। वह आगे कहता है कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता, जब अचानक उसे महसूस होता है कि उसके जूड़े अंदर से फट रहे हैं,
जिससे क्षेत्र में एक बड़ा विस्फोट होता है। इसलिए झांग पीछे कूदता है और ध्यान से देखता है। वह धूल के पीछे बिजली को देखता है और सैंसान को एक बच्चे की तरह चिल्लाते हुए सुनता है, जिससे वह एक ही समय में भयभीत और भ्रमित हो जाता है। जैसे ही धूल जमती है, जोंग देखता है कि दुष्ट भूत अंततः सैंसांग के शरीर से बाहर आ गया है। जोंग पूछता है कि क्या वह हाई है, लेकिन हाइस उसे भूत राजा कहता है। इसलिए जोंग कहता है कि वह सील से बचने के बाद सब कुछ समझा देगा। हालांकि हाई का कहना है कि वह अजेय है और अपनी नई अर्जित शक्तियों से हमला करता है। जोंग उसके हमले को रोकने और उसे टालने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वह हाई को वश में करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। लेकिन वह उसका हाथ फंसा लेता है और एक और शक्तिशाली हमले के साथ उस पर हमला करने की कोशिश करता है। झांग हाई को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह दावा करता है कि वह दुनिया से बदला लेने जा रहा है। इसलिए झांग उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए अपनी रस्सी का उपयोग करता है। इसके बाद झांग अपनी अंतिम चाल से हाई पर हमला करता था। तभी अचानक बाई उसे रोकने के लिए हाई की ओर दौड़ती है। एक फ्लैश के साथ हाई उसे अपने अंडरवर्ल्ड रूप में पाता है और बाई को उसकी ओर छलांग लगाते हुए देखता है। लेकिन जब वह उसे छूने की कोशिश करता है तो वह कांच की तरह टूट जाती है और वे दोनों हाई की नफरत से भस्म हो जाते हैं। जहाज पर चालक दल झांग के बाहर आने का इंतजार करता है, लेकिन वे एक विशाल राक्षस को सील से बाहर आते देखकर घबरा जाते हैं। लू शू का कहना है कि सील अब ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है और उसने कभी नहीं सोचा था कि इसमें से इतना विशालकाय राक्षस निकलेगा। उस पल उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, इसलिए वह तुरंत मुड़ती है और थकी हुई जियांग को देखती है। वह लू शू को बताता है कि राक्षस ऊंचा है और बाई उसके अंदर है। वह लू शू से राक्षस का ध्यान हटाने के लिए कहता है। जब वह बाई को वापस लाएगा, जिसके बाद वह व्हाइट ड्रैगन को बुलाता है और उन्हें राक्षस से बाहर आते देखने के तुरंत बाद जिनको तोप से फायर करने का आदेश देता है। वह कहते हैं कि व्हाइट ड्रैगन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो इसे पूरी तरह से कर सकता है। इसलिए व्हाइट ड्रैगन भी प्रेरित होता है और अपना काम पूरी तरह से करने की कसम खाता है। लू शू राक्षस पर हमला शुरू कर देता है, लेकिन राक्षस बड़े हमले के साथ जवाब देता है। लू शू ने हमले को टाल दिया, लेकिन इससे उसके हाथ को काफी नुकसान हुआ। फिर वह राक्षस के दूसरे हमले को रोकने के लिए अपनी अंतिम ढाल का उपयोग करती है और कहती है कि झांग को उसे होने वाले सभी नुकसान की भरपाई करनी होगी। इस बीच डोंग टिंग और फूफू बाओ के मंदिर में पहुंचते हैं, जहां उनका स्वागत श्याओमी द्वारा किया जाता है, जो उन्हें बताता है कि बाओ चिंतित है। डोंग टिंग उससे पूछता है कि वह इससे खुश क्यों दिख रही है, लेकिन श्याओमी विषय बदल देती है और उसे बाओ के पास ले जाती है। डोंग टिंग ने बाओ को बताया कि माउंट व्हाइट में जो हुआ उसने अंडरवर्ल्ड को प्रभावित किया है। इसलिए उसने जवाब दिया कि वो सभी अदालतों से सेनानियों को इकट्ठा करने जा रहा है। हालांकि डोंगटिंग ने बाओ को दबी हुई जानकारी को सील करने के लिए कहा, क्योंकि वो नहीं चाहती कि स्थिति और खराब हो। बाओ का तर्क है कि बाओ खतरे में है, लेकिन डोंगटिंग ने जवाब दिया कि उसे इस बार मर जाना चाहिए। दूसरी ओर झांग एक पेशेवर की तरह भूतों को हराकर अपने असाधारण कौशल दिखाता है और अचानक राक्षस की छाती उसका ध्यान खींचती है, जहां वह बाई को देखता है। जैसे ही झांग बाई को बचाने के लिए उसकी ओर दौड़ता है, व्हाइट ड्रैगन अपने आदमियों को तोप चलाने के लिए कहता है। इसके विपरीत लू शू अंततः अपनी सीमा तक पहुंच जाता है, इसलिए झांग जल्दी से बाई को बचाता है और व्हाइट ड्रैगन को राक्षस पर आग लगाने के लिए कहता है। व्हाइट ड्रैगन तुरंत अपने आदमियों को कार्रवाई करने का आदेश देता है और वे अंततः राक्षस पर सीधे हमला करने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे ही धूल जम गई, वे सभी यह देखकर चौंक गए कि राक्षस अभी भी सुरक्षित है। इसलिए झोंग लू शू को बाई की देखभाल करने के लिए कहता है, जिसके बाद वह एक बार फिर राक्षस की ओर बढ़ता है। वह अपने बुलाए हुए जानवर से कूदता है और एक विशाल योद्धा में बदल जाता है, जिससे सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इसके बाद वह सीधे राक्षस की छाती पर मुक्का मारता है और उसके चेहरे पर जबड़ा तोड़ने वाला मुक्का मारता है। बुरी आत्माएं धीरे धीरे हाई पर नियंत्रण खोना शुरू कर देती हैं और राक्षस हवा में ऐसे गायब हो जाता है जैसे वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। बाद में हाई और बाई को एक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और कहीं ठंड में एक पुराना दुश्मन नींद से जाग जाता है। बाद में झांग ने बाओ को समझाया कि अब तक क्या हुआ है।
उसने खुलासा किया कि सील नष्ट हो गई और भूत भाग गए। तभी अचानक लूशू भी आहत बाई के साथ वहां पहुंच गया। वो कहती है कि 1000 साल पहले हाई अपनी बहन की मौत को बर्दाश्त नहीं कर सका और एक दुष्ट भूत में बदल गया। वो स्वीकार करती है कि ये सब उसकी गलती थी और बाओगों कहना है कि माउंट व्हाइट में जो कुछ भी हुआ और हाई की पहचान डोंग टिंग ने गुप्त रखी है। लेकिन सब कुछ याद आने के बाद हाई और बाई का जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। 1 महीने बाद बाई अपने सामान्य स्वरूप में लौटने लगती है और खाना बनाना सीखना शुरू कर देती है। टेलीफोन की घंटी बजती है, लेकिन वह इसे नहीं उठाती है और सिस्टम स्वचालित रूप से कॉल करने वाले के संदेश को रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है और कॉल करने वाला झांग होता है। वो बाई से हाइस को अस्पताल से बाहर ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि व्यस्त कार्यक्रम कारण वह अस्पताल नहीं आ पाएगा। वह स्वीकार करते हैं कि हाल ही में चीजें अच्छी नहीं रही हैं, लेकिन उनका घर हमेशा उनका घर रहेगा और उन दोनों को अपना अच्छा ख्याल रखना चाहिए। वह आगे कहता है कि वे आज बाई के दस्तानों को सील करने जा रहे हैं और वह सामान्य स्थान पर उसका इंतजार करेगा। जैसे ही संदेश समाप्त होता है, बाई मसाले ढूंढने की कोशिश में गड़बड़ कर देती है और फर्श पर गिर जाती है। दूसरी ओर जब अप्रत्याशित रूप से बाई आती है तो हाई अस्पताल छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है और हाई यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि बाई ने उसके लिए दोपहर का भोजन बनाया है। जब वे सड़क पर चल रहे थे, बाई ने हाई से पूछा कि क्या वो दोपहर का भोजन करना चाहता है, लेकिन वो कहता है कि उसे भूख नहीं है। उनका कहना है कि वे अभी झांग के घर से बाहर निकले हैं, इसलिए उनके पास करने के लिए बहुत कुछ है। बाई एक फास्ट फूड की दुकान पर 2 भाई बहनों को देखती है, इसलिए सी हाई और उससे पूछी कि क्या उसे याद है कि जब वो छोटी थी तो झांग ने उसके दस्ताने सील कर दिए थे। हालांकि दस्ताने भारी थे और उसे उन्हें हर जगह खींचना पड़ता था। फिर हाई उसके पास आई और कहा कि अगर वे एक साथ हाथ पकड़ेंगे तो दस्ताने भारी नहीं होंगे। वह आगे बढ़ती है और कहती है कि उसे लगा कि वह मूर्ख है, लेकिन उसे उन दिनों की याद आती है। वह मुड़ती है और देखती है कि हाई रेलवे क्रॉसिंग के दूसरी तरफ खड़ा है, जिससे वह दुखी हो जाती है। जैसे ही ट्रेन चली जाती है, हाई बाई सिर पर हाथ फेरता है और उससे कहता है कि वह स्कैटरब्रेन बनना बंद कर दे, क्योंकि सब कुछ ठीक है। इस बीच किसी सुविधा में सोडा में हम एक कोले और सफेद सेनानियों की जोड़ी देखते हैं, जहां डरावनी गुड़िया अपने आप चलना शुरू कर देती हैं और 2 रहस्यमय आकृतियां उनके चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ दिखाई देती हैं। दोनों सीधे झांग के पास जाते हैं, जो हाई को अपने पैरों पर खड़ा देखकर आराम महसूस करता है। बाई ने उसे बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि हाई अब ठीक है, लेकिन हाई अजीब व्यवहार कर रहा है। वे सभी गैन जियांग की दुकान पर जाते हैं, जो अंडरवर्ल्ड में सबसे शक्तिशाली हथियार बनाने वाला है। गैन की दुकान के अंदर झोंग ने उससे पूछा कि उसने दरवाजे पर स्वचालित घंटी क्यों लगाई है, तो गैन ने उसे बताया कि पिछली बार उसे चुपचाप लूट लिया गया था। झांग ने उसे बताया कि वे बाई के दस्तानों को सील करवाने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन गण का कहना है कि लड़की हर बार आपदाएं लाती है। हाई ने गैन से पूछा कि क्या बाई के दस्तानों को सील करना खतरनाक है, तो झोंग ने जवाब दिया कि थोड़ा जोखिम है। बाई कहती है कि वह ठीक हो जाएगी, क्योंकि यह उसका पहली बार नहीं है। इसलिए झोंग उसे हाइस से बात करते समय गैन की मदद करने के लिए कहता है। इसके बाद झांग ने हाई को बताया कि 1000 साल पहले वह काम में इतना व्यस्त था कि उसके पास बाई की देखभाल करने का समय नहीं था। इसलिए उसने हाई को सील से इस उम्मीद में रिहा कर दिया कि वह उसकी देखभाल करेगा। हाई का कहना है कि जब वह पहली बार बाई से मिला था तो उसने सोचा था कि वह उसकी सब कुछ होगी और वह आज भी यह महसूस कर सकता है, लेकिन वह हुआ नहीं है। झांग ने जवाब दिया कि उसने बाई के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए वह हाई का आभारी है और अब वह तय कर सकता है कि क्या वह उसे छोड़ना चाहता है। लेकिन हाई का कहना है कि वह बाई की रक्षा करता रहेगा। फिर झांग बाई के पास जाता है और उससे कहता है कि हाई को कुछ समय चाहिए। झांग बाई को बताती है कि उसके पास बहुत सारी आत्माएं हैं जिन्हें वह नियंत्रित नहीं कर सकती है, जिससे आपदा हो सकती है। इसलिए उसे उन विशेष दस्ताने पहनने की जरूरत है। झांग बाई की मां के बारे में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह कहती है कि उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट्स में फुफू डोंग टिंग के पास जाता है और उसे सूचित करता है कि उनके काले और सफेद लड़ाके नश्वर क्षेत्र में लापता हो गए हैं। लेकिन डोंग टिंग उसे बताता है
कि एक जनरल होने के नाते उसे ऐसे तुच्छ मामलों के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। हालांकि जैसे ही वे कमरे से बाहर निकलते हैं, डोंगटिंग की दराज में हाई और बाई की एक तस्वीर दिखाई देती है। गण की दुकान पर वापस हाई को लैब से गड़बड़ी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वह भागता है और यह सोचकर भूत में बदलना शुरू कर देता है कि बाई के साथ कुछ बुरा हुआ है। जब झांग उसे लैब के बाहर लाता है तो वह वापस सामान्य हो जाता है। इसके बाद हाई और बाई को मानव आत्माओं को इकट्ठा करने के उनके सामान्य मिशन के लिए भेजा जाता है। इसलिए वे नियत स्थान पर जाते हैं, जहां कुछ माफिया अपने सौदों को अंतिम रूप दे रहे होते हैं। मालिकों में से एक उन दोनों को देखता है और अपने आदमी को उन्हें नष्ट करने के लिए कहता है, ताकि कोई सबूत न छूटे। इसलिए वह आदमी ब्लेड पकड़ने के लिए हाई का मजाक उड़ाते हुए आगे बढ़ता है। हालांकि हाई को कोई परवाह नहीं है और एक पल में उसे काट देता है। फिर वह उन सभी को मार देता है, सिवाय उस व्यक्ति के जो उससे यह कहते हुए भीख मांगना शुरू कर देता है कि उसका बेटा बीमार है और वह सिर्फ उसके अस्पताल के बिलों का भुगतान करने के लिए यह बुरा काम कर रहा है। लेकिन हाई का कहना है कि यह उसका काम नहीं है। हाई उसे भी मार देता है और बाई को मुस्कुराने के लिए पीछे मुड़ता है, जो हाई के नए संस्करण को देखकर पूरी तरह से चौंक जाती है। दोनों अंडरवर्ल्ड में वापस चले जाते हैं, जहां रिसेप्शनिस्ट अच्छी संख्या में लोगों को इकट्ठा करने के लिए उनकी सराहना करती है। हालांकि दो और काले और सफेद लड़ाके वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि वे झूठ बोल रहे हैं कि वे उन्हें मारने में कामयाब रहे, क्योंकि वे सबसे कमजोर काले और सफेद लड़ाके हैं। वे उग्र हो जाती है, लेकिन हाई उसे रोक देती है और रिसेप्शनिस्ट दूसरों को बकवास बंद करने के लिए कहती है, जिसके बाद वह उन्हें बोनस देती है और उन्हें सावधान रहने के लिए कहती है, क्योंकि कुछ काले और सफेद लड़ाके बोनस पाने के लिए नियमों का उल्लंघन करते हैं। नश्वर क्षेत्र में एक रहस्यमय आदमी एक लड़की को मारता है और खा जाता है। तभी अचानक उसका साथी आता है और उसे अपने मालिक सैमूर, जिसे व्हाइट घोस्ट के नाम से भी जाना जाता है, के पास ले जाता है। इस बीच सैंसांग दूर से सारा नजारा देखता है और उनका पीछा करने लगता है। दोनों ने अपने बॉस को बताया कि उन्होंने काले और सफेद लड़ाकों को मार डाला है, लेकिन वे उन लोगों को नहीं ढूंढ पाए जिनके बारे में उसने उन्हें बताया था। वे एक और मौका मांगते हैं, जिस पर बॉस जवाब देता है कि उन्हें ट्रैक कर लिया गया है। सैंसांग एक खंबे के पीछे छिपने की कोशिश करता है, लेकिन समूर का दाहिना हाथ और सातवां दुष्ट भूत मैन बेतरतीब ढंग से भाले चलाना शुरू कर देता है और निरीक्षण करने पर उन्हें पता चलता है कि यह सैंसांग ही था जो पहले ही भाग चुका था। सैमूर उन्हें अंडरवर्ल्ड में काले और सफेद लड़ाकों को खोजने के लिए कहता है और उन्हें चेतावनी देता है कि इस बार उसे निराश न करें। इस बीच मैन सैंसांग का पीछा करता रहता है, जो खुद का छाया क्लोन बनाता है और एक शक्तिशाली भूत होने के बावजूद दूसरों की सेवा करने के लिए उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। आदमी सभी क्लोनों को हटा देता है और असली को फंसा लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे आत्मसमर्पण करना पड़ता है, जिसके बाद वह उसे समूर ले जाती है। अंडरवर्ल्ड में हाई बाई को आइसक्रीम खरीदने के लिए ले जाती है, जहां हाई को पता चलता है कि भूत शिकारी एक भूत को पकड़ रहे हैं। भूत अचानक बाई की आत्मा को खाने के लिए उसकी ओर भागने लगता है, लेकिन भूत शिकारियों में से एक उसे पकड़ लेता है और जेल भेज देता है। बाद में भूत शिकारी भाई बहनों को बताता है कि भूत किसी कारण से अंडरवर्ल्ड में घुस रहे हैं और उन्हें नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। हाई अचानक अपने आप को अपने चारों और अपने दोस्तों के शवों के साथ शून्य में खड़ा पाता है। वह दुष्ट भूत से पूछता है कि उसने अपने दोस्तों को मारा, लेकिन वह जवाब देता है कि यह हाई ही है जिसने उन्हें मार डाला। तभी बाई उसके माथे पर हाथ फेरती है और उसे वापस लाती है और उससे पूछती है कि क्या वे आज बाहर खाना खा सकते हैं। हाई फिर उसे एक रेस्तरां में ले जाता है, लेकिन वह यह देखकर भ्रमित हो जाती है कि वहां खाना बहुत महंगा है। तभी वेट्रेस उनके पास आती है और गैन भी रेस्तरां में पहुंच जाता है। वे पूछने लगते हैं कि वे कितने भूतों को मारने में कामयाब रहे, तो हाई ने उन्हें बताया कि यह लगभग 100 है, जिससे हर कोई आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उन्होंने पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वेट्रेस हाई के साथ छेड़खानी करने लगती है, जबकि बाई नाराज हो जाती है और उसे खाना ऑर्डर करने के लिए कहती है। अचानक हाई अपने दोस्तों के शवों को देखता है, जिससे वो चौंक जाता है और वो तुरंत वहां से चला जाता है। जैसे ही हाई एक गली में बैठता है, समर के आदमी उसके पास आते हैं और उसे पीटना शुरू कर देते हैं।
सफेद बालों वाला लड़का बाई की चाबी को गुच्छा उठाता है और हाई का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है, लेकिन वह अचानक खड़ा हो जाता है और अपने भूत रूप में बदल जाता है। इस बीच बाई को गली मिलती है और वह आगे बढ़ने लगती है जहां उसे हाई मिलता है। वह उसे घर जाने के लिए कहती है और जैसे ही वे निकलते हैं, सैनसांग समूर के इस आदमियों के शवों के पास जाता है और उनकी आत्माओं को खा जाता है। बाद में सैनसांग समूर के पास लौटता है और उसे पूरी कहानी बताता है और डर जाता है जब समूर उसे बताता है कि वह जानता है कि उनकी आत्माओं को किसने खाया। सैनसांग अपनी पैंट में पेशाब करता है और सोचता है कि उसका काम हो गया, लेकिन सैमूर कहता है कि उसके पास एक और तुरूप का पत्ता है। अंडरवर्ल्ड में भूत शिकारी टीम भटकती आत्माओं को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन चलाती है। जैसे ही टीम इमारत में प्रवेश करती है, वे किसी को शव पर दावत करते हुए देखते हैं, इसलिए वे पागलों की तरह गोलीबारी शुरू कर देते हैं। कैप्टन वायरलेस फोन के माध्यम से सब कुछ सुनता है और अपनी टीम को मिशन को रद्द करने के लिए कहता है। तभी अचानक इमारत में एक बड़े विस्फोट से सभी चुप हो जाते हैं। उस पल में कप्तान नौवें दुष्ट भूत रुओ म्यू को देखता है, जो इमारत के अंदर अपने चारों ओर आग की लपटों के साथ खड़ा है। यह खबर अंडरवर्ल्ड को चिंतित करती रहती है कि नश्वर क्षेत्र में अधिक काले और सफेद लड़ाके लापता हो रहे हैं, इसलिए हाई ने बाई की जांच करने का फैसला किया। लेकिन वह उसके दरवाजे पर दस्तक देना भूल गया और शर्मिंदा महसूस किया। खाने की मेज पर वह बाई से माफी मांगता है और वे समाचार देखते हैं जहां एंकर कहता है कि 3 काले और सफेद लड़ाके कल से लापता हैं और बाओ ने कहा कि इसका दुष्ट भूतों से कुछ लेना देना हो सकता है। बाई हाई से पूछती है कि क्या सचमुच दुष्ट भूत ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हाई कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उसकी रक्षा करेगा। अगले दिन हाई और बाई एक एथलीट की आत्मा को इकट्ठा करने के मिशन पर निकलते हैं। वे लड़की को अपना परिचय देते हैं और उसे सूचित करते हैं कि वह स्वास्थ्य समस्याओं के कारण दौड़ के दौरान मरने वाली है। लड़की डर जाती है, जिसके कारण अवैध दवाओं की बोतल उसके हाथ से गिर जाती है। इसलिए हाई उसे बताती है कि वह इन दवाओं के कारण अंतिम दौड़ में मरने वाली है। लेकिन लड़की सोचती है कि कुछ बच्चे उसके साथ मजाक कर रहे हैं और वह नहीं सुनती है। वह क्रोधित हो जाती है और उनसे कहती है कि वे चले जाएं, अन्यथा वह अपने मैनेजर को बुला लेगी। इसके बाद लड़की यह सोचते हुए ड्रेसिंग रूम से बाहर चली जाती है कि यह उसका आखिरी मौका है और उसे किसी भी कीमत पर यह रेस जीतनी है। जैसे ही एथलीट दौड़ के लिए तैयार होते हैं, हाई ने बाई से लड़की को फिनिश लाइन पार करते ही मारने के लिए कहा। हालांकि बाई का कहना है कि लड़की बहुत कोशिश कर रही है और यह उसका कोच है जिसने उसे उन दवाओं को लेने के लिए मजबूर किया है। लेकिन हाई का कहना है कि यह उसकी गलतियों की भरपाई नहीं कर सकता है। बाई का कहना है कि हाई बदल गया है, लेकिन हाई ने जवाब दिया कि शायद वह बड़ा हो गया है। इस बीच लड़की तेजी से दौड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तभी हाई उसके सामने आ जाता है और वह आश्चर्यचकित रह जाती है। वह उसे खो जाने के लिए कहती है, लेकिन उसके बगल वाली लड़की को समझ नहीं आता कि वह किस बारे में बात कर रही है, जिससे उसे एहसास होता है कि अन्य लोग उस बच्चे के बारे में बात करने में सक्षम नहीं हैं। ये बताते हैं कि जो लोग मर रहे हैं वे ही उन्हें देख सकते हैं, लेकिन लड़की का कहना है कि वह बेहतर जीवन जीने के लिए यह सब कर रही है। उस पल में स्टार्टर बंदूक से फायर करता है और हर कोई भागना शुरू कर देता है, जिसमें वह लड़की भी शामिल है, जो हाई के माध्यम से ऐसे भागती है जैसे वह वहां कभी खड़ा ही नहीं था। वह सोचती है कि वह जीत जाएगी और राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए आवेदन करने में सक्षम हो जाएगी। तभी अचानक पहले का सफेद लड़ाकू उसकी आत्मा छीन लेता है और वह जमीन पर गिर जाती है। हाई पूछता है कि उसने उसकी आत्मा क्यों ले ली, तो उसके काले साथी का कहना है कि सफेद अपने काम के बारे में थोड़ा गंभीर है। बाई को याद है कि रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें बोनस देते समय क्या कहा था और वह कहती है कि वे इस क्षेत्र के प्रभारी हैं। सफेद रेंगने वाला घृणित बातें कहना शुरू कर देता है कि किसी को मारना उसे एक उपलब्धि की तरह लगता है। बाई उससे पूछती है कि क्या वह पागल है, जिससे वह क्रोधित हो जाता है और वह तेजी से उसे अपने ब्लेड से काटने के लिए लपकता है। हालांकि हाई ने उसे सही समय पर रोक दिया और वे अपने ब्लेड से लड़ने लगे। सफेद रेंगना हाई को लात मारकर दूर फेंक देता है, इसलिए बाई अपनी शक्तियों से उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे भी नीचे गिरा देता है। जब सफेद रेंगना हाई को मारने वाला होता है,
तो बाई अपनी बेकाबू आत्माओं का उपयोग करके क्षेत्र में सभी को मारने का फैसला करती है। तभी अचानक रुओ म्यू दृश्य में अचानक कूद जाती है और हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता है। अंडरवर्ल्ड में झांग को सूचित किया जाता है कि रुओ म्यू पूरी घोस्ट हंटर टीम को मारने के बाद भाग गया है। जब अचानक एक अन्य अधीनस्थ वहां पहुंचता है और खुलासा करता है कि उनका एक अन्य काले और सफेद सेनानियों की टीम से संपर्क टूट गया है। नश्वर क्षेत्र में वापस काला लड़ाकू अपने साथी से कहता है कि उन्हें पहले भटकती आत्मा को मारना चाहिए, क्योंकि अगर भूत शिकारी टीम ने उन्हें काले और सफेद सेनानियों को चोट पहुंचाते हुए देखा तो वे बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। श्वेत लड़ाकू हाय और बाय को जाने के लिए कहता है, इसलिए बाय अपने भाई से पूछती है कि उन्हें क्या करना चाहिए। हाय उसे तुरंत जाने के लिए कहता है और जैसे ही वे चले जाते हैं, हाय बाय से कहता है कि दुष्ट भूत को शीर्ष 10 दुष्ट भूतों में कहीं स्थान दिया जाना चाहिए। वह उससे भूत शिकारियों की टीम को बुलाने के लिए कहता है ताकि वे भागने के लिए कुछ समय निकाल सकें, क्योंकि अंततः वे उसके द्वारा मारे जाएंगे। बाई का कहना है कि यह उनका तरीका नहीं है, क्योंकि वे केवल बुरे लोगों को मारते हैं। लेकिन हाई का कहना है कि उसे परवाह नहीं है कि कौन मरता है जब तक वह उसकी रक्षा कर सकता है। बाई बहस करने की कोशिश करती है, लेकिन हाई चला जाता है, इसलिए वह उसका पीछा करती है। दूसरी ओर सेमुर रुओमू के पास जाता है और पूछता है कि क्या उसने अपना काम कर दिया है, इसलिए रुओमू उसे सफेद लड़ाकू दिखाता है। लेकिन सेमुर कहता है कि यह वह लड़ाकू नहीं है जिसे वह ढूंढ रहा है। रुओमू फिर सेमुर से पूछता है कि क्या वह पकड़े गए लड़ाकू विमान को खा सकता है, और सेमुर उसे असली लक्ष्य खोजने के लिए कहते हुए सहमति देता है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त धैर्य नहीं है। इस बीच बाय झांग को एक संदेश भेजता है और कहता है कि उन्हें छिपने के लिए कोई जगह ढूंढनी चाहिए, लेकिन अचानक रुओ म्यू उनके सामने आ जाता है। हाई बाय को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन रुओ म्यू उसे यह कहते हुए डोनेट में बदल देता है कि उसे लड़की की जरूरत है। जैसे ही रुओ म्यू बाई को पकड़ने की कोशिश करता है, हाई एक दुष्ट भूत में बदल जाता है और बाई को छिपने के लिए कहने से पहले उसे एक मुक्का मारकर दूर फेंक देता है। हालांकि रुओ म्यू जवाबी हमला करता है, जिसके बाद वह उसकी आत्मा को खाने की कोशिश करता है, लेकिन बाई उसे रोक देती है और अपनी आत्माओं को बाहर निकाल देती है, जिससे एक विशाल विस्फोट होता है जो हाई को दूर फेंक देता है। रुओ म्यू बेकाबू आत्माओं का सेवन करने के लिए उत्साहित हो जाता है, लेकिन वह आत्माओं द्वारा भस्म हो जाता है और अंततः गायब हो जाता है। तभी हाई फिर से खड़ा हो जाता है और बाई की तलाश शुरू कर देता है। इस बीच बाई खुद को एक अजीब खूबसूरत अपार्टमेंट में पाती है, जहां एक खूबसूरत आदमी नाश्ता तैयार कर रहा है। जैसे ही घड़ी में अलार्म बजता है, एक खूबसूरत महिला उठती है और बाय का स्वागत करती है। महिला अधिक सुंदर दिखने के लिए स्नान करती है और तैयार होती है। वह बाय से पूछती है कि क्या उसे कोई प्रेम पत्र मिला है, जिसके बाद वे सभी अपने नाश्ते का आनंद लेते हैं। महिला बाय को बताती है कि उसके कपड़े पुराने जमाने के दिखते हैं और वह उसके कपड़े बदल देती है, क्योंकि बाय अपने जीवन की पहली डेट पर जा रही है। बाद में अलविदा कहती है और खुद को एक बर्बाद शहर में पाती है, जहां वह अपनी उम्र की एक लड़की को देखती है। वह लड़की बाई की ओर अपनी अपनी उंगली उठाती है, जिससे बाई भी वैसा ही करती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके विशेष दस्ताने गायब हो जाते हैं। अचानक बाई को हाई की आवाज सुनाई देती है, जो उसका नाम पुकारती है, जो उसे फिर से नस्वर क्षेत्र में वापस ले जाती है। हाई ने बाई को खंडहरों के बीच में खड़ा देखा तो वह उसकी ओर दौड़ा, लेकिन उसने उससे रुकने के लिए कहा। हाई ने उसे यह कहते हुए आराम करने के लिए कहा कि झांग किसी भी समय आ जाएगा और झांग सब कुछ ठीक कर देगा। हालांकि बाई का कहना है कि उसका कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि विशाल आत्माएं उसके सहित उसके आसपास के सभी लोगों के लिए विनाश लाएंगी। हाई उसे हार न मानने के लिए कहता है, लेकिन बाई उसे चले जाने के लिए कहती है, इसलिए वह कहता है कि बाई ही उसकी एकमात्र आशा है और वह उसका हाथ पकड़ता है, जो अचानक उन्हें दूसरी दुनिया में भेज देता है। हाई ने बाई को गले लगाकर उसकी रक्षा न करने के लिए माफी मांगी और उस पर भरोसा करके उसे एक और मौका देने के लिए कहा। बाई शांत हो जाती है और हाई को धन्यवाद देती है, जब अचानक झोंग प्रकट होता है और वे नश्वर क्षेत्र में लौट आते हैं। झोंग ने तुरंत बाई का हाथ सील कर दिया और सफेद ड्रैगन द्वारा भेजे गए आत्मा खाने वालों ने विशाल आत्माओं को खाना शुरू कर दिया। इसके साथ सब कुछ सामान्य हो जाता है।
इसलिए बाई हाई से पूछती है कि क्या वह रो रहा था, लेकिन हाई इसे स्वीकार नहीं करता है। फिर बाई कहती है कि उन्हें घर लौट जाना चाहिए, इसलिए हाई हाई को अपने पीछे आने के लिए कहकर चलने लगता है। कुछ दिनों बाद बाई ने और खुद आइसक्रीम खरीदी ताकि वे दोनों एक बेंच पर बैठें और अपने पसंदीदा स्वादों का आनंद उठा सकें। हाई ने बाई को सतर्क रहने के लिए कहा क्योंकि आखिरी मिशन बहुत खतरनाक था। फिर वह उसके चेहरे पर आइसक्रीम साफ करता है, जिससे उसे याद आ जाता है जब उसने उसे गले लगाया था, इसलिए वह शर्माने लगती है और कहती है कि उन्हें घर जाना चाहिए। जैसे ही वे घर जाते हैं, पहले वाली वेट्रेस उन्हें रोकती है और बताती है कि आज स्पिरिट फेस्टिवल है। वह उन्हें उत्सव में आमंत्रित करती है और बाई उसके साथ शामिल होने के लिए सहमत हो जाती है। दोनों उत्सव में जाते हैं, जहां वे विभिन्न भोजन करते हैं और प्रदर्शन करते हैं, जिसके बाद हाई बाई को बताती है कि आतिशबाजी के प्रदर्शन का समय आ गया है, लेकिन वह उसे एक आखिरी दुकान पर ले जाने के लिए कहती है। दुकान पर बाई को हार की एक जोड़ी मिलती है और दुकानदार उसे बताता है कि इन हारों को यिन-यांग जेड्स कहा जाता है और जो लोग इन्हें पहनते हैं वे हमेशा साथ रहेंगे। बाई हार खरीदती है और हाई भुगतान करता है, जिसके बाद बाई दुकान से बाहर जाती है और फूफू से मिलती है। बाई ने देखा कि डोंगटिंग उसके साथ है, इसलिए वो अनजाने में अपनी मां को बुलाती है, लेकिन डोंगटिंग अपना चेहरा दूसरी ओर कर लेती है। फूफू उसे मनहूस कहना शुरू कर देता है और उसे डोंग टिंग से दूर रहने के लिए कहता है। जब डोंग फूफू को अकेले जाने के लिए कहता है और वह आगे बढ़ जाती है। हालांकि जाने से पहले फूफू ने बाई का अपमान करते हुए कहा कि उसके साथी को उसके बारे में नहीं पता है, यही कारण है कि उसने उसे अभी तक नहीं छोड़ा है। फूफू फिर चला जाता है, लेकिन हाई सब कुछ सुन लेता है, इसलिए बाई बिना कुछ कहे भाग जाती है और हाई उसकी तलाश शुरू कर देता है। अंततः वो बाई को एक नदी के पास पाता है और वह बताता ही है कि जनरल डोंग टिंग उसकी मां है, लेकिन उसने उसे छोड़ दिया क्योंकि वह अपनी शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर सकी। वह कहती है कि वह एक अभिशाप की तरह है और किसी को भी उसके करीब नहीं आना चाहिए, लेकिन हाई ने उसे गले लगा लिया और यह कहते हुए हार उसके से गले में डाल दिया कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। इसके बाद सैनसांग अंडरवर्ल्ड में प्रवेश करता है और उस पुल को जला देता है जो अंडरवर्ल्ड को नश्वर क्षेत्र से जोड़ता है। लू शू को सूचित किया जाता है कि इसमें 2 भूत शामिल थे। तभी अचानक लेई भी आती है और उसे बताती है कि अन्य 2 भूतों ने कोस्ट पोर्ट के साथ भी ऐसा ही किया, जिससे नश्वर क्षेत्र में परिवहन रद्द हो गया। इस बीच हाई और बाई एक डरावनी फिल्म देखने के लिए एक थिएटर में जाते हैं, जहां बाई डर जाती है और हाई एक मूर्ख की तरह अपनी तलवार घुमाने के लिए उठता है और सभी को बाई से दूर रहने के लिए कहता है। बाद में उन्हें बाहर से शोर सुनाई देता है, इसलिए वे जांच करने के लिए धुएं की ओर जाते हैं। इस बीच लूशू और उनकी टीम अंततः समझ गई कि भूत एक घेरा बनाकर बुलाने वाले जादू का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका अगला लक्ष्य झांग का घर होने जा रहा है, लेकिन वह नश्वर क्षेत्र में अपने मिशन में व्यस्त है। झांग के घर पर सैंगसिंग कहता है कि वह अपनी शक्तियों के चरम पर है, लेकिन यह जोड़ी उसे कुछ ही मिनटों में विनम्र बना देती है। लूशू और अन्य लोग सोचते हैं कि पश्चिमी राक्षस अंडरवर्ल्ड में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, यही कारण है कि वे ऐसा करने के लिए भूतों का उपयोग कर रहे हैं। लूशू का कहना है कि अगर वे आखिरी बिंदु बचा लेते हैं तो जादू चक्र काम नहीं करेगा, इसलिए वे सभी झांग के घर जाने का फैसला करते हैं। हालांकि निरीक्षण विभाग के अधिकारी उन्हें यह कहकर दरवाजे पर रोक देते हैं कि अब वे इस मामले के प्रभारी हैं। उनका कहना है कि ये 5 भूत सम्राटों के आदेश हैं कि काले और सफेद सेनानियों या भूत शिकारियों को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। झांग के घर पर सैंसांग हाई और बाई को सब कुछ बताता है, लेकिन अचानक उसका छाया क्लोन गायब हो जाता है और असली सैंसांग अंतिम चरण पूरा करता है। जैसे ही जादू का चक्र पूरा होता है, 2 विशाल राक्षसी इमारतें अंडरवर्ल्ड से स्वयं बाहर आने लगती हैं और समूर अंततः एक पोर्टल के माध्यम से बाई के सामने आता है। वह ताली बजाकर समय को रोकता है और बाई के पास जाकर उसे बताता है कि वह उसकी बेटी है। सैमूर बाई को बताता है कि उसने बाई के लिए एक स्वागत पार्टी की व्यवस्था की है, जिसके बाद वह अपनी राजकुमारी का सम्मान करने के लिए नरक के द्वार से राक्षसों को बुलाता है। समूर फिर एक विशाल राक्षस को बुलाता है जो सभी को आश्चर्यचकित कर देता है, जबकि व्हाइट ड्रैगन अपने आदमियों को जितना संभव हो
उतने राक्षसों को मारने का आदेश देता है। हाई अपने भूत रूप में बदल जाता है और बाई की रक्षा के लिए उसके चारों ओर एक अवरोध पैदा करता है, जिसके बाद वह ब्रोकोली की तरह राक्षसों को काटना शुरू कर देता है। तभी विशाल राक्षस हाई पर हमला करता है, लेकिन वह बच जाता है और उसके सिर पर चढ़ जाता है और राक्षस को आधा काट देता है। दूसरी ओर व्हाइट ड्रैगन के अधीनस्थ उससे पूछते हैं कि क्या उन्हें स्थिति के बारे में झांग को रिपोर्ट करना चाहिए, लेकिन व्हाइट ड्रैगन का कहना है कि उसे डर है कि झांग खुद खतरे में है। इस बीच झांग को सीकू ने कैद कर लिया है, जो उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जोंग शांत रहता है। सीकू का कहना है कि वह अपने मामले का न्यायाधीश है, क्योंकि बाओ ने उसे कोर्ट 6 के सभी मामलों का प्रमुख बनने का आदेश दिया था। सीकू का कहना है कि जोंग ने जानबूझकर सील के 100वें भूत को छुपाया और उसे एक ऐसी लड़की के साथ काम करने को कहा जिसके पिता अंडरवर्ल्ड में अराजकता पैदा कर रहे हैं। झांग बाई के बारे में चिंतित हो जाता है, इसलिए वह छूट जाता है और गार्डों को पीटना शुरू कर देता है, लेकिन अंततः वश में हो जाता है। सिकू एक गार्ड से टेसर लेता है और उसे नीचे गिरा देता है। जब झांग बाकी गार्डों को नीचे गिरा देता है और यह पता चलता है कि यह लूसू था जो सिकू के भेष में था। लूसू ने झांग को बताया कि डोंगटिंग को किसी काम के लिए मानव दुनिया में भेजा गया है, जिससे झांग को राहत मिली, क्योंकि अगर वह समूर से मिली तो स्थिति और खराब हो जाएगी। इस बीच बाई समूर से पूछती है कि अगर वो उसका पिता है तो वह उससे मिलने क्यों नहीं आया, तो समूर ने उत्तर दिया कि वह नरक में शैतान है। यही कारण है कि अंडरवर्ल्ड ने उसे प्रवेश करने और उसे देखने से प्रतिबंधित कर दिया है। फिर वह उसे एक सुंदर पोशाक उपहार में देता है और उसे शैतानों की भूमि पर जाने के लिए कहता है। बाई कहती है कि वह अपने भाई के साथ रहना चाहती है और तभी हाई राक्षसों को मारकर उसके पास लौट आता है। हालांकि समूर ने हाई पर हमला किया, जिससे बाई क्रोधित हो गई, इसलिए उसने उसे सम्मोहित कर लिया और राक्षसों को उसे घर ले जाने के लिए कहा। हाई उठता है और सभी राक्षसों को मार गिराता है, इसलिए समूर उसे अपने हाथों से मारने का फैसला करता है। वह हाई को गिराने के लिए जादुई हमलों का उपयोग करता है, जिसके बाद वह अपने सींग पकड़ लेता है और जब वह जाने वाला होता है तो झांग और लू कूद पड़ते हैं और हाई को बचा लेते हैं। इस बीच उत्तरी भूतों के स्वामी यांगयून यह देखकर क्रोधित हो जाते हैं कि सैमूर भूतों के 5 प्रभुओं के बारे में इतना कम सोचता है। ड्यूज आयरन पश्चिमी भूतों के स्वामी और झूकाई केंद्रीय भूतों के स्वामी काई यूलई पूर्वी भूतों के स्वामी और झाओवेन दक्षिणी भूतों के स्वामी भी वहां मौजूद हैं। झूकाई का कहना है कि उन्हें कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घोस्ट किंग और यानमर्सल्स जल्द ही स्थिति पर नियंत्रण पालेंगे। तभी एक नौकर वहां आता है और उन्हें बताता है कि वेस्टर्न हेल ने उनसे मिलने के लिए एक दूत भेजा है। इसके विपरीत हाई की मृत्यु हो जाती है, इसलिए लूशू उसे ठीक करने की कोशिश करता है, जबकि झोंग एक पेशेवर की तरह राक्षसों को नष्ट कर देता है। व्हाइट ड्रैगन भी भूत शिकारियों के साथ वहां पहुंचता है और समूर को जादुई मंडलियों को बुलाने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन जोंग भूत शिकारियों को नीचे रहने के लिए कहता है, क्योंकि वे समूर के लिए कोई मुकाबला नहीं कर सकते हैं। उस समय यिन मार्शल सिकू और जुआन युआन झांग क्यूई को फिर से पकड़ने के लिए घटनास्थल पर दिखाई देते हैं। सिकू समुराई से कहता है कि वह उसके आदेशों में शामिल नहीं है, इसलिए वह जा सकता है, जिससे लू शू क्रोधित हो जाता है। लेकिन सिकू कहता है कि जो कोई भी उनका विरोध करने की कोशिश करेगा उसे समान सजा मिलेगी। जैसे ही समूर चला जाता है, झांग उससे पूछता है कि क्या बाई उस दिन आने से पहले ठीक हो जाएगी। समूर अचानक झांग पर हमला करने के लिए एक जादुई घेरा बनाता है और पूछता है कि वह कितना जानता है। सेकुओ ने समीर को चेतावनी दी कि यदि वह झांग के साथ कुछ भी करता है तो इसका मतलब है कि वह उसके काम में हस्तक्षेप कर रहा है, इसलिए समीर वहां से चला जाता है। इसके बाद झांग लू शू को हाई के साथ जाने के लिए कहता है, जिसके बाद सेकुओ अपने आदमियों से झांग को अपने वश में करने के लिए कहता है, लेकिन वह भाग जाता है। हालांकि जुआन युआन उसका पता लगा लेता है और वे एक भयंकर युद्ध में शामिल हो जाते हैं। झांग खंभों पर हमला करवाते हुए उसके हमले से बचता रहता है और जब जुआन युआन को लगता है कि वह जीत गया है तो इमारत ध्वस्त हो जाती है और झांग एक बार फिर भाग जाता है। सैनसांग झांग के पास जाता है और उसे अपनी तलवार बुलाने को कहता है, लेकिन सैनसांग कहता है कि वह यह जानने के लिए यहां आया है कि क्या झांग किसी बड़े काम में शामिल है। इसके बाद सिकुओ तकनीकी टीम को
लू शू के घर पर नजर रखने का आदेश देता है और अन्य लोगों को उसके घर को घेरने का आदेश देता है, क्योंकि उसका मानना है कि झांग जल्द ही या बाद में उनसे मिलने आएगा। इस बीच हाई बिस्तर से गिर जाता है और किसी तरह फर्श पर बैठ जाता है, लेकिन उसके सिर में अत्यधिक दर्द होता है। लू शू अपने कमरे में आता है और बताता है कि जब किसी राक्षस के सींग उखाड़े जाते हैं तो बहुत दर्द होता है, लेकिन वे वापस उगाते हैं। हाई फिर बाई के बारे में पूछता है तो वह था उसे बता कि समूर उसे नरक में ले गया। हाई बाई को बचाने के लिए तैयार होने लगता है, लेकिन लू शू उसे बताता है कि फिलहाल उसका समूर से कोई मुकाबला नहीं है। वह आगे कहती हैं कि जोंग ने उन्हें बताया कि समूर उस दिन से पहले कुछ नहीं करेगा। हाई पूछती है कि वह दिन कौन सा है, तो लू शू उसे उसका पीछा करने के लिए कहता है। इस बीच वेस्टर्न हेल के दूत म्यूलू लॉर्ड्स ऑफ घोस्ट से मिलते हैं, जो उन्हें समूर से हुए नुकसान का बिल पेश करते हैं। इसके अलावा जुओ काई का कहना है कि अगर अंडरवर्ल्ड को कभी भी पश्चिमी नर्क द्वारा पकड़ लिया जाता है तो उसे समूर के परीक्षण का हिस्सा बनने की आवश्यकता होगी। दूसरी ओर लूशु हाइथा को एक ऐसी बाधा पर ले जाती है जो अभी भी तकनीकी टीम की पहुंच से बाहर है, जहां वह बताती है कि बाई के पास सभी लोगों को नष्ट करने की शक्ति है, क्योंकि वह डोंग टेंग और समूर का संयोजन है जो अपने क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली हैं। वो आगे कहती है कि जियांग ने उसे यह भी बताया कि हाई एसो भूतों में सबसे शक्तिशाली है। लूशू ने यह भी खुलासा किया कि उसने झांग को बदमाशी से बचाने के लिए अपनी आध्यात्मिक काई का आधा हिस्सा उसे दे दिया था। फिर वह हाई को खुद को प्रशिक्षित करने के लिए दूसरे बैरियर पर ले जाती है। इस बीच झांग खू ड्राइवर बताकर म्यूलू से मिलता है और वह उसे बताता है कि अंडरवर्ल्ड से कोई व्यक्ति समूर को हराने में उनकी मदद कर सकता है। बैरियर में वापस लूशू हाई को एक तलवार दिखाता है जिसे झांग ने विशेष रूप से उसके लिए बनाया था। वह उसे बनाती है कि यह तलवार धारक की आध्यात्मिक काई को अवशोषित कर लेती है, लेकिन हाई में अनंत आध्यात्मिक काई है, इसलिए उसे केवल इसे नियंत्रित करना सीखना होगा। हाई बदल जाता है और तलवार निकाल लेता है, जिसके बाद लूशू उसे द्वंद्व के लिए चुनौती देता है। वे अचानक एक भयंकर युद्ध में शामिल हो जाते हैं और अंडरवर्ल्ड हिलने लगता है, जिससे हर्षों से आश्चर्यचकित हो जाता है। इसके विपरीत तकनीकी टीम आखिरी बाधा को साफ कर देती है, इसलिए सीकू उन्हें लू के घर में घुसने और गुप्त मार्ग के अंदर जाने के लिए कहता है। कमांडो अंततः दूसरे बैरियर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि वे वहीं लौट आए हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था और इससे निराशा होती है। इसके विपरीत झांग अंततः दूसरे अवरोध पर पहुंचता है और म्यूलू का परिचय देता है, जो कहता है कि वह उन्हें नरक में घुसने में मदद करेगा, लेकिन उसकी दो शर्तें हैं। पहला, उन्हें समूर को मिटाना होगा और दूसरा, वह उन्हें केवल समूर के क्षेत्र में ले जाएगा और बाकी काम उन्हें खुद ही करना होगा। इसके बाद झांग दूसरे कॉमरेड का परिचय कराता है जो सैनसांग होता है, लेकिन इससे हाई क्रोधित हो जाता है और वह उस पर हमला करना शुरू कर देता है। इसलिए झांग उसे वश में कर लेता है और समझाता है कि वह उससे तब मिला था जब वह सिकू से भाग गया था। सैनसांग का कहना है कि यदि वे समूर को मारने में सफल हो जाते हैं तो वह उनका मार्गदर्शक होने के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, लेकिन यदि वे हार जाते हैं तो वह समूर का वफादार नौकर बन जाएगा। लू शू क्रोधित हो जाता है, लेकिन झोंग उसे रुकने के लिए कहता है, क्योंकि उन्हें नरक में एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। सब कुछ तय होने के बाद म्यूलू नरक का द्वार खोलता है। हालांकि सिकू की टीम को लू शू के घर से नरक के जादू के निशान का पता चलता है, इसलिए वे इसके बारे में 5 लॉर्ड्स को रिपोर्ट करने जाते हैं। वहां डोंग टिंग ने यांग यून को बताया कि वह उसे समूर के आक्रमण के बारे में न बताने के बहाने के रूप में झुकाई के नाम का उपयोग कर रहा है। फिर वह कहती है कि वह चीजों को अपने तरीके से संभाल लेगी और चली जाती है। इसके बाद डोंग टिंग ने फूफू से कहा कि वह उसका पीछा करना बंद कर दे, क्योंकि उसने एक निश्चित व्यक्ति से मदद मांगने का फैसला किया है। दूसरी ओर सैनसांग गिरोह को मिस्री नदी पर ले जाता है और वे समूर के क्षेत्र की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं, जिसे रेड ड्रैगन एस्टेट के रूप में भी जाना जाता है। सैनसांग ने उन्हें सूचित किया कि रेड ड्रैगन एस्टेट को ढूंढना आसान नहीं है। यही कारण है कि नरक प्रशासन को भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और एक बार जब वे वहां पहुंच जाएंगे तो हर कोई अपने आप में रह जाएगा। इस बीच डोंग टिंग जमे हुए पहाड़ों में भूतों को मार गिराता है, जहां अचानक मैन मैन भी उससे लड़ने के लिए आता है।
लेकिन डोंग टिंग उसे तुरंत मार देता है और उसे बताता है कि वह अंडरवर्ल्ड में सबसे मजबूत लिन मार्शल है, उसका पति नरक में सबसे मजबूत शैतान है, उसकी बेटी सभी लोगों को नष्ट कर सकती है और उसके पिता चीयू 10 सजा भूतों का राजा है। अंडरवर्ल्ड में वापस फूफू भूतों के सरदारों को बताता है कि डोंग टिंग अपने पिता से मदद लेने के लिए चला गया है। उनमें से एक का कहना है कि चीयू सो भूतों की कैद से बच गया है और उसे अपनी पूर्व ताकत हासिल करने में कुछ समय लगेगा। हालांकि अगर चीयू अपनी ताकत हासिल कर लेता है तो इससे अंडरवर्ल्ड में अराजकता फैल जाएगी। तो झुकाई दूसरों से कहता है कि वे डोंग टिंग को रोकने जा रहे हैं। जैसे ही डरपोक दस्ता जमीन पर पहुंचता है, उन्हें एक अजीब आदमी रोकता है जो समूर का नौकर होता है। उनका कहना है कि अगर वे समूर जाने की योजना बना रहे हैं तो उन्हें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। वह अचानक उन पर पानी से हमला करता है जो उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को काट देता है। लेकिन डरपोक गिरोह उसके हमले से बचने में कामयाब हो जाता है और हाई तेजी से उसकी ओर बढ़ता है और वे लड़ने लगते हैं। लेकिन बुरा आदमी आसानी से उस पर हावी हो जाता है और जब वह हाई को मारने ही वाला होता है, लूशु हस्तक्षेप करता है और उसे बचाता है। गिरोह को अचानक महसूस होता है कि सांस लेना कठिन हो गया है, इसलिए झोंग उन्हें बताता है कि बुरा आदमी हवा में नमी का उपयोग करके जानबूझकर ऐसा कर रहा है। सैन सांग कहते हैं कि वह आदमी मिस्री नदी के पानी का उपयोग कर रहा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह किसी व्यक्ति के दुखों को दूर करता है। इसके साथ ही हर किसी को अपने अतीत के फ्लैशबैक दिखाई देने लगते हैं जो आज भी उन्हें परेशान करते हैं। झांग उस समय को देखता है जब उसने एक अधिकारी बनने के लिए अपने मालिक को छोड़ दिया था। हाई उस समय को देखता है जब हु एन को उसके सामने मार दिया गया था और लूशु उस समय को देखता है जब उसे लोमड़ी की आत्मा को मारने का अपना पहला मिशन पूरा करना था। इसके विपरीत डोंगटिंग पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है जहां एक अजनबी उसे बुलाता है और कहता है कि वह जानता था कि वह उसके लिए आएगी। डोंगटिंग ने उससे अपना परिचय देने के लिए कहा तो उसने उसे बताया कि वह ची यू है, लेकिन वह किसी और के शरीर का उपयोग कर रहा है क्योंकि उसके वास्तविक शरीर को अपना पूर्व गौरव हासिल करने के लिए कुछ समय चाहिए। वह डोंगटिंग से वहां आने का उद्देश्य पूर्यस्थ है, इसलिए डोंगटिंग अब तक एकत्र की गई सभी आत्माओं को छोड़ना शुरू कर देती है और उसे बताती है कि वह एक सौदा करना चाहती है। नरक क्षेत्र में वापस लूशु खुद को भ्रम से जगाने में सफल हो जाती है, जिसके बाद वह दूसरों को भी जगाने के लिए अपनी बाधाओं का उपयोग करती है। हालांकि बुरा आदमी ऑक्टोपस जैसे राक्षस को बनाकर अपनी अगली चाल दिखाता है जो उन सभी को मारने के लिए पागल हो जाते हैं, लेकिन जियांग उनकी देखभाल करता है जैसे कि वे कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। हालांकि आदमी का कहना है कि वह बिना पसीना बहाए इन कठपुतलियों की भीड़ बना सकता है, इसलिए लूशु समझता है कि वह उनकी आध्यात्मिक काई को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। चूंकि हाई के पास असीमित आध्यात्मिक काई है, झांग ने अपनी अग्नि शक्तियां हाई की तलवार को दे दी है, इसलिए वह एक नई चाल से हमला करता है और उसे हरा देता है। जैसे ही आदमी अंततः मर जाता है, उसके अवशेषों से एक क्रिस्टल निकलता है और उनके सामने एक द्वार खोलता है, इसलिए वे सभी उसमें से होकर गुजरते हैं। डोंगटिंग अपने पिता को आखिरी आत्मा दे देती है, लेकिन उनका कहना है कि इतनी आध्यात्मिक काई काफी नहीं है, इसलिए डोंगटिंग का कहना है कि जब तक उसके पिता उसके सपने को पूरा कर सकते हैं, वह पर्याप्त आध्यात्मिक काई पेश करेगी। ची यू का कहना है कि वह 3 लोगों को नष्ट कर देगा और उससे पहले उनका नाम साफ कर देगा और उसका छोटा सा सपना सोने पर सुहागा जैसा है। अप्रत्याशित रूप से झू काई, यांग यून और डू सियोन एक पोर्टल के माध्यम से घटनास्थल पर आते हैं और डोंगटिंग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वह पूछती है कि उन्हें यह जगह कैसे मिली, लेकिन जब वह फू फू को उनके साथ देखती है तो उसे जवाब मिलता है जिससे वह क्रोधित हो जाती है। यंग यून का कहना है कि यिन मार्शल्स की प्रमुख होने के बावजूद उन्होंने इतना भयानक अपराध किया। डू का कहना है कि सबसे पहले वह दुष्ट भूत चीयू की बेटी थी, दूसरे उसका नरक के राक्षस समूर के साथ संबंध था और सभी घातक पाप हैं। झुकाई ने उसे बताया कि उसे इन मार्शल के प्रमुख के पद से हटा दिया गया है और अब उसे अंडरवर्ल्ड को धोखा देने के लिए दंडित किया जाएगा। डोंगटिंग का कहना है कि वह कभी भी उस चीज से समझौता नहीं करती जिसे वह पाना चाहती है और वह वही करेगी जो उसने ठान लिया है।
झुओकाई ने यांग यून और डू जिरेन को ची यू की देखभाल करने के लिए कहा, जबकि वह डोंग टिंग से निपटेगा। इसके साथ यांग यून ची यू पर हमला करता है, लेकिन वह क्रिस्टल की ढाल बनाकर रुक जाता है, जिसके बाद वह पहाड़ से कूद जाता है। इसलिए यांग यू और डू जिरेन उसके पीछे कूदते हैं और बीच हवा में उस पर हमला करते रहते हैं। शीर्ष पर डोंग टिंग झू को अपनी लकड़ी की शैली के जुत्सु के अंदर फंसा लेती है, लेकिन झुओ आसानी से मुक्त हो जाता है और एक अल्फा पुरुष की तरह मुड़ जाता है। डोंग टिंग उसे दूर फेंकने के लिए एक और चाल का उपयोग करता है, जिसके बाद वह उसका पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन झुओ काई हमले को रोक देता है और पलटवार करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करता है। फिर वे दोनों अपनी अंतिम चालों से एक दूसरे पर हमला करते हैं, जहां झुओ काई डोंग टिंग पर हावी हो जाती है और उस पर समय बर्बाद करने में घृणा महसूस करती है। इस बीच ची युयांग यून पर हावी हो जाता है, लेकिन अचानक झुओ काई का भाला उसके पेट में घुस जाता है। झुओ फिर चियू को फंसाने के लिए एक और शक्तिशाली चाल का उपयोग करता है, जिसके बाद तीनों अपनी शक्तियों को मिलाकर एक विशाल जानवर को बुलाते हैं। लेकिन अचानक डोंग टिंग योंग युन और डू के गुस्से को मार देता है। तभी फू फू ने झुओ काई की छाती को अपने ही भाले से छेदते हुए कहा कि वे डोंग टिंग को कभी धोखा नहीं दे सकती। बाद में ची यू अपने वास्तविक शरीर को पुनर्स्थापित करने के लिए उनकी आत्माओं को अवशोषित कर लेता है। इसके विपरीत हाई को आकाश में एक पिरामिड तैरता हुआ दिखाई देता है और सैनसांग उसे बताता है कि हर 144 महीनों में यह आगे बढ़ता है और अंधेरे के ऊपर बिना देखे लटक जाता है और इस दिन को आगमन के दिन के रूप में जाना जाता है। झांग ने खुलासा किया कि यही वो दिन है जिसके बारे में वो बात कर रहा था और लूशू ने उन्हें सूचित किया कि वे अपने अगले चेकपॉइंट पर आ गए हैं। इस बीच एक आदमी समूर के पास जाता है और उसे घुसपैठियों के बारे में बताता है और उनके साथ मौज मस्ती करने की अनुमति मांगता है। समूर अनुमति देता है और जैसे ही वह जाता है, वह अपने नौकरों से बाई को लाने के लिए कहता है। समूर के नौकर बाई को उसके पास लाते हैं और एक बार जब वह करीब आती है, तो समूर अपना सम्मोहित करने वाला जादू हटा देता है, जिससे वह वापस होश में आ जाती है। बाई कहती है कि वह उसे नहीं जानती और उससे उसे घर जाने देने के लिए कहती है, लेकिन सैमूर कहता है कि अब से यह उसका घर होगा। तभी जादू चक्र का निर्माण पूरा हो जाता है और समूर बाई को बताता है कि उसकी माँ ने उसे ईशनिंदा की लकड़ी का बीज दिया था, जो एक विशाल पेड़ में बदलना शुरू कर देता है। अचानक जादुई शाखाएं पेड़ से निकलती हैं और अंदर खींच लेती हैं। इस बीच हाई और अन्य लोग तब तक आगे बढ़ते रहते हैं जब तक कि कब्र की देखभाल करने वाली एन नाम की लड़की उन्हें रोक नहीं लेती। वह अपनी लालटेन उठाती है और उन्हें भ्रम में डाल देती है, लेकिन झांग हाई को जगाता है और उसे बताता है कि लालटेन की रोशनी लोगों को उनके पिछले जीवन की मृत्यु के क्षण में फंसा लेती है। लू शू एनसू के साथ एक करीबी लड़ाई में उलझ जाती है, लेकिन वह अचानक फिर से उसी चाल का उपयोग करती है। इसलिए हाई हस्तक्षेप करता है और उसे जादू का उपयोग करने से रोकता है। अचानक रामाडोल नाम का टोपी वाला लड़का अंदर आता है और हाई पर हमला करता है, लेकिन वह उसे रोक देता है। रामडोल एन को बताता है कि समूर ने उसे घुसपैठिए से निपटने का आदेश दिया था और वह हमारे दस्ते को बताता है कि वह उनका प्रतिद्वंद्वी है। दूसरी ओर चियू अपने नौकर के शरीर को छोड़ देता है और अंततः उसे दूसरों के साथ खा जाता है। नरक में वापस जोंग ने खुलासा किया कि किसी के पास जितना अधिक आध्यात्मिक काई होगा, रामडोल की आग से उसे उतना ही अधिक नुकसान होगा। रामडोल का कहना है कि वह उन्हें समूर की योजना को बर्बाद नहीं करने देगा। इसलिए झांग ने उससे पूछा कि क्या वह निंदा की लकड़ी के बारे में बात कर रहा है। हाई के सवाल पर सैंसांग ने बताया कि ईशनिंदा की लकड़ी एक प्राचीन पवित्र वस्तु है जो 3 लोकों में काम कर सकती है और ब्रह्मांड का पुनरुत्पादन कर सकती है। हालांकि जड़ जमाने और अंकुरित होने के लिए बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक काई की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि समूर को बाई की आवश्यकता है। दूसरी ओर जैसे ही चियू को अपना शरीर वापस मिलता है, जोंग की गर्दन पर एक अजीब कट दिखाई देता है और वह कहता है कि उसकी आत्मा में कई आध्यात्मिक शरीर शामिल हैं और उनमें से एक उसकी यादों के साथ उसके अंदर जाग रहा है। फ्लैशबैक में युआ जियांग को ची यू बेहोश पाया जाता है, जो उसे एक चट्टान के किनारे पर खींच लेता है और उसके चेहरे का निशान देकर उसे दिखाता है कि दुनिया भटकती आत्माओं से भरी है।
फिर वह झांग को तीनों लोकों में युद्ध के सबसे शक्तिशाली स्वामी के रूप में अपना परिचय देता है। वर्तमान में झांग को पता चला कि चीयू एक बार फिर से जीवित हो गया है। इसके विपरीत डोंगटिंग उसे अपना वादा याद दिलाता है ताकि चीयू उसे अपनी शक्तियों से घेर ले। अंडरवर्ल्ड में जब लोग अपना जीवन सामान्य रूप से जी रहे होते हैं, अचानक एक तूफान आकाश को ढक लेता है और अंडरवर्ल्ड के दर्रे को नष्ट कर देता है, जिसके बाद चीयू टेलीपोर्ट होकर अंडरवर्ल्ड में चला जाता है। महान सम्राट को पूरी स्थिति के बारे में सूचित किया जाता है, लेकिन वह ज्यादा परवाह नहीं करते हैं और श्योमी को खेल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहते हैं। सिकू के आदेश के तहत सभी इन मार्शल ची यू का सामना करने के लिए इकट्ठा होते हैं। हालांकि ची यू उन पर हंसता है और उन्हें उनकी मदद के लिए भूतों के राजा को बुलाने के लिए कहता है। सीकू क्रोधित हो जाता है कि ची यू अंडरवर्ल्ड के सैनिकों के बारे में इतना घटिया सोच रहा है, इसलिए ची यू बकवास बंद कर देता है और अपने सैनिकों की आत्माओं को अवशोषित करना शुरू कर देता है। सभी इन मार्शल भी थका हुआ महसूस करने लगते हैं, लेकिन सीकू अपने साथियों से कहता है कि ची यू को रोकें, भले ही वे कोशिश करते हुए मर जाएं। इन मार्शल ची यू पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उंगली उठाए बिना उन्हें रोक देता है। उसी समय बाओ घटनास्थल पर प्रकट होता है और ची यू से कहता है कि वह अब भूतों का राजा नहीं है, क्योंकि उसका आध्यात्मिक काई भी गिर गया है। वह ची यू को रुकने के लिए कहता है, लेकिन वह विशाल भूत जिंग तियान को बुलाता है, जो कभी फेंगडु शहर के नीचे दबा हुआ था। वापस नरक में झांग अपने दोस्तों से कहता है कि चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं, इसलिए लू शू दूसरों को गति बढ़ाने के लिए कहता है और वे सभी एक बार फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। इस बीच बाओ क्यूयू को बदला लेने के अपने तथाकथित विचार को छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बाओ की विचारधारा से सहमत नहीं है। तभी व्हाइट ड्रैगन क्यूयू पर हमला करता है, लेकिन जिंगतियान उसकी रक्षा करता है और उसे घूंसा मारता है। हालांकि व्हाइट ड्रैगन अपना असली रूप दिखाता है और खुद को जिंगतियान की बाह के चारों ओर लपेट लेता है, जो उसे मुक्का मारता है और उसे उसके ड्रैगन रूप से बाहर फेंक देता है। क्यूयू व्हाइट ड्रैगन का मजाक उड़ाता है, जब अचानक व्हाइट ड्रैगन एक साथ 5 जिंगो तोपें दागता है। अप्रत्याशित रूप से चीयू केवल एक हाथ से हमले को रोकता है। नरक में रामाडोल ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन झोंग और हाई ने उसे अपनी टीम वर्क के साथ कठिन समय दिया, जबकि सेसांग और लूसू एनसू को हराने के लिए सेना में शामिल हो गए। हालांकि वे आसानी से हार नहीं मानते। हाई, लूशू और झांग गंभीर हो जाते हैं और अंतिम झटका देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे हमेशा के लिए हार जाते हैं। झांग फिर अपने आध्यात्मिक सार हाई को देता है और उससे कहता है कि अब उसे खुद ही समूर को रोकना होगा और बाई को वापस लाना होगा। सेनसेंग का कहना है कि उसने अपनी प्रतिबद्धता पूरी कर ली है और झांग का कहना है कि उसे और लू शू को और भी महत्वपूर्ण काम करने हैं। इसके साथ हाई अकेले आगे बढ़ता है, जिसके बाद झांग और लू शू अंडरवर्ल्ड में लौट आते हैं। सीकू ने अपने आदमियों को झांग को घेरने का आदेश दिया और उसने घोषणा की कि महान सम्राट ने झांग को भूतों के राजा के रूप में बहाल करने का आदेश दिया है, जिससे सभी आश्चर्यचकित हो गए। झांग फिर चियू को बताता है कि वह वही लड़का है जिसे उसने एक बार बचाया था, जब अचानक चियू उसके पास आता है और उससे अपनी आत्मा का हिस्सा वापस करने के लिए कहता है। झांग उसके हमले से बच जाता है और उसे बताता है कि चियू को नष्ट करना उसकी नियति है। हालांकि चियू जिंग तियान को शो शुरू करने का आदेश देता है, इसलिए झोंग सिकू को जिंग तियान को संभालने के लिए कहता है। इसके विपरीत डोंगटिंग और फूफू रेड ड्रैगन एस्टेट में प्रवेश करते हैं, जहां समूरा उनका स्वागत करता है। लेकिन डोंगटिंग उससे बाई के बारे में पूछता है और अपनी शक्तियों से उस पर हमला करता है। समूर पूछता है कि वह उसे क्यों नहीं मार रही है और वह उसकी ओर चलना शुरू कर देता है। वह उसे गले लगाता है और कहता है कि वह जानता था कि वह अब भी उससे प्यार करती है, लेकिन अचानक उसने डोंगटिंग के शरीर से निंदा का एक और बीज निकाल लिया। फूफू समूर पर हमला करता है, लेकिन वह उसे एक ही हमले में दूर फेंक देता है। फिर वह उसे बाई की हालत दिखाता है और उसे बताता है कि उसके अंदर ची यू का खून और बाई की शक्तियां पेड़ को तेजी से बढ़ाएंगी। वो बीज को फर्श पर फेंक देता है और डोंगटिंग को उसी स्थान पर धकेल देता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह दूसरे पेड़ की चपेट में आ जाती है। तभी समीर ने देखा कि फूफू भी पेड़ में समा रहा है। जब डोंगटिंग ने
फूफू से माफी मांगते हुए कहा कि वह उसी क्षण उससे प्यार करती थी और उसकी देखभाल करती थी। हालांकि फूफू इसे सहर्ष स्वीकार कर लेता है और गायब हो जाता है। डोंगटिंग फिर समीर को बताता है कि आध्यात्मिक काई का समर्थन किए बिना यह जल्द ही ढह जाएगा, जिसका मतलब है कि वह असफल हो गया है। तभी बाई पेड़ से गिर जाती है और डोंगटिंग उसे चोट लगने से बचाता है। बाई को होश आता है और वह डोंगटिंग को देखती है, जो पहली बार अपनी बेटी को बुलाती है और उसे अपनी शक्ति के बारे में बताती है, जो 3 लोगों को नष्ट कर सकती है। वह आगे कहती है कि वह हमेशा उसे चोट पहुंचाती थी और उसे सुरक्षित रखने के लिए उससे दूर रहती थी, जिससे बाईचे की आंखों में आंसू आ जाते थे और डोंगटिंग भी बाई को यह बताने के तुरंत बाद गायब हो जाती थी कि वह उससे प्यार करती है। समूर फिर ट्रांसफॉर्म को अपने दूसरे रूप में दिखाता है और सोचता है कि वह अभी भी बाई का उपयोग कर सकता है। इसलिए वह एक बार अपनी सम्मोहित करने वाली चाल का उपयोग करता है, लेकिन अचानक हाई उसे रोकता है और बाई को बचाता है। उग्र अभिव्यक्ति के साथ हाई कहता है कि वह अपनी बहन को चोट पहुंचाने के लिए नीचे गिराने जा रहा है, इसलिए समूर भी अपनी तलवार निकाल लेता है और वे दोनों लड़ने लगते हैं। समूरा एक अवरोध पैदा करके हाई को रोकता है, लेकिन वह अपनी असीमित आध्यात्मिक काई से उसे तोड़ देता है। इससे सेमुर क्रोधित हो जाता है, इसलिए वह गंभीर हो जाता है और उसे एक ही झटके में इमारत से बाहर फेंक देता है, जिसके बाद वह अपने जादुई चक्रों से उस पर हमला करता है। दूसरी ओर चियू गंभीर हुए बिना बिना को झांग को कठिन समय देता है, लेकिन झांग हार नहीं मानता है। वह समूर के हमले को रोकने के लिए एक शक्तिशाली ढाल बनाता है, लेकिन थकावट के कारण वह अपने घुटनों पर गिर जाता है। चियू कमजोर होने के लिए झांग का मजाक उड़ाता है, लेकिन झांग अपने अंतिम तुरूप के पत्ते का उपयोग करता है और एक शक्तिशाली अवरोध पैदा करके चियू को आश्चर्यचकित करता है। इस बीच लूशु थकावट के कारण बेहोश हो जाता है और सिकुइन मार्शलों को जिंग तियान के पैर तोड़ने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है, लेकिन वह सभी स्थानों को हिलाकर रख देने वाला अंतिम हमला करता है। झांग ने खुलासा किया कि डोंगटिंग ने अपनी आत्मा का एक हिस्सा उसे हस्तांतरित कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि यह दिन आने वाला था और अब वह ची यू को अपने साथ ले जाने वाला है। अचानक लूशु जाग जाता है और उसे एहसास होता है कि झांग ची यू को हराने के लिए खुद का बलिदान देने जा रहा है। इसलिए वह रोने लगती है, जबकि ची यू अपना आपा खो देता है और वह झांग को कोसना शुरू कर देता है। वह झांग के हमले को रोकने के लिए अपनी सबसे शक्तिशाली ढाल बनाता है, लेकिन झांग की ऊर्जा ब्लैक होल की तरह सब कुछ निगलने लगती है। ची यू को एहसास होता है कि उसने अब तक जो भी आत्माएं एकत्र की हैं, वे भी झांग की ऊर्जा द्वारा सोखी जा रही हैं, जिसके बाद वह धूल में बदलना शुरू कर देता है और अंततः गायब हो जाता है। हालांकि जबरदस्त शक्ति झांग को नहीं छोड़ती, इसलिए वह भी गायब होने लगता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान के साथ। लू शू रोती रहती है, क्योंकि वह झांग को यह नहीं बता सकी कि उसके मन में उसके लिए रोमांटिक भावनाएं हैं। बाओ और यान मार्शल भी सब कुछ देखते हैं, जब अचानक एक शक्तिशाली विस्फोट से झांग और क्यू यू की लड़ाई शांत हो जाती है और जिंग तियान भी मर जाता है। इस पूरे दृश्य से नरक क्षेत्र भी प्रभावित होता है और राक्षस भूमि से बाहर आने लगते हैं। इसलिए समूर अपने अंतिम रूप में बदल जाता है और हाई को अपने पीछे एक चट्टान पर पटक देता है। हाई अपनी तलवार की शक्ति का उपयोग उसे समूर के पंजे से बाहर निकालने के लिए करता है, लेकिन समूर उस पर ऊर्जा विस्फोट फेंकना शुरू कर देता है। हाई एक बार फिर समूर को काटने के लिए उस पर कूद पड़ता है, हालांकि समूर उसे दूर फेंक देता है। इसलिए हाई अपने अंतिम रूप में बदल जाता है और अपनी शक्तियों को रोके बिना उस पर हमला करना शुरू कर देता है। अप्रत्याशित रूप से समूर ने हाई को उस सींग से छेद दिया जो उसने और अंडरवर्ल्ड में लड़ाई के दौरान अपने सिर से निकाला था। जब वो हाई को खत्म करने की कोशिश करता है, बाई उसके सामने आती है और अपनी शक्तियों का उपयोग करके उसे बदल देती है, जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकती। वह आगे बढ़ती है और समूर को उसकी पैंट में पेशाब करवाती है और पीछे हटती है। तभी अचानक नरक की गहराइयों से राक्षस उसे नीचे खींच कर दायरे के केंद्र में ले आते हैं। जैसे ही बाई हाई को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करती है, सैनसांग अचानक प्रकट होता है और बाई को ईशनिंदा का बीज देता है और कहता है कि केवल वही ब्रह्मांड को नष्ट होने से रोक सकती है। बाई हाई को मनाती है कि वह उसे 3 लोगों के अनगिनत लोगों की जान बचाने दे।
जिसके बाद वह पेड़ में समा जाती है और सब कुछ सामान्य हो जाता है। बाद में बाई पुनर्जन्म लेती है और हाई भूतों का नया राजा बन जाता है, जो अब समझता है कि बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इसके साथ ही दो कमजोरों की कहानी अपने अंत तक पहुंचती है, लेकिन हर अंत किसी नई चीज की शुरुआत होती है। तो अगर आप और भी दिलचस्प वीडियो देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।